अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने प्योर सिंगल एंट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, काफ़ी मतलब इसमें क्वेश्चन सॉल्व हुए। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप करेंगे आप लोग, फिर हम लोग एक मिसिंग फिगर का न्यूमेरिकल करके प्योर मिक्स सिंगल एंट्री में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें आप लोग। मिस्टर वसीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया है, तो यही इनका बिगिनिंग कैपिटल हो जाएगा। बिगिनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा अगर एसेट्स इन्वेस्ट होते हैं तो फिर उनको क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं। ही कीप्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। और दिसंबर 31, 2001 को क्या हुआ, ये साल का एंड आ गया और आपको मालूम है कि प्योर सिंगल एंट्री में हमें बिगिनिंग कैपिटल एंडिंग कैपिटल निकालना होता है ताकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना सकें, और इसके अलावा हमें एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी पड़ती है। तो ये सारा डाटा साल के एंड का है, जिसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, कैश एट बैंक या एसिड है, अकाउंट रिसीवेबल एसिड है, मशीनरी इन्वेंटरी एसिड है, ऑफिस इक्विपमेंट एसिड है, फर्नीचर भी एसिड है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी एसिड है। और क्योंकि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऊपर एंडिंग डाटा में दे दिया है, तो अगर इसका डाटा नीचे आया तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। और अकाउंट टेबल दिया हुआ है तो आप सारे एसिड ऐड करेंगे और अकाउंट टेबल नेस करके एंडिंग कैपिटल निकाल देंगे। बिगिनिंग कैपिटल 1 लाख, एंडिंग कैपिटल आप फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट बनानी है। तो एडजस्टमेंट किस किस चीज की नहीं बनती है, आई टोल्ड यू। ड्राइंग की नहीं बनानी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नहीं बनानी। बिजनेस यूज के लिए बैंक से कैश निकाला है उसकी नहीं बनानी। और अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी ऊपर मेंशन नहीं की हुई, डायरेक्ट नीचे मेंशन कर रहा है, उसकी भी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनानी। इनको डायरेक्ट कंसीडर करते हुए लेके जाएंगे। मिस्टर वसीम ने 2500 पर मंथ निकाले हैं और देखिए जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक का डाटा है, तो इसका मतलब है इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 25,000 ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी। इन दोनों की एंट्री नहीं बनेगी। 3 में क्या है, बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट ऑफ 750 फॉर ज़कात डिडक्शन एंड क्रेडिट ऑफ 1500। भाई ये हैड एक्सपायर्ड, ये कुछ भी नहीं है। जो आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, हैड एक्सपायर्ड, ये कुछ भी नहीं है, ये एरर है, ये इधर ये कुछ भी नहीं है। बस क्रेडिट बैंक ने शो किया है कितना, 1500। तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कब करता है, जब वो हमें इंटरेस्ट देता है नॉर्मली। तो बैंक ने 750 काटे हैं और 1500 रुपए दिए। इसकी एंट्री हमारे पास नहीं बनी हुई होगी ना, क्या बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बनेगी, नहीं बनी हुई होगी, नहीं रिकॉर्ड किया हुआ हमने, ना हमने बैंक बढ़ाया है, ना हमने ना बैंक कम किया है, ना ज़कात रिकॉर्ड की है। ज़कात एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब ये ज़कात एक्सपेंस चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो बैंक क्रेडिट कर रहे हो, जो ऊपर 25,000 बैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसमें कम कर देना। और क्रेडिट 1500, इसका क्या करेंगे, बैंक डेबिट। मैंने ये सारे हैंडआउट आपको ग्रुप में भेजे थे। बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट। तो ये इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा। और जो बैंक है 25,000, इसमें ये ऐड भी हो जाएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बना लेना, सिंपल सवाल है, इसको कर लीजिएगा आप। ये जो कुछ केसेस मैंने दिए हुए ना, ये मिसिंग फिगर का न्यूमेरिकल है। हमने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया था, आई थिंक ये वाली फाइल है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जब आपको बताया था ना, तो फुल फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसा था देखें। फुल फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा छुट्टियां करोगे नहीं पढ़ोगे तो फिर सारा का सारा जमा होता चला जाएगा। एंड में तुम लोग नहीं दे पाओगे, पेपर दोगे, फिर पता नहीं क्या करोगे। अल्लाह हाफिज। ऐसे पढ़ते हो, पता नहीं क्या पढ़ते हो। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फुल फॉर्मेट है। कौन से, किसमें, प्योर सिंगल एंट्री में। ये जो फॉर्मेट है ना, यहां तक अनएडजस्टेड प्रॉफिट तक, इस फॉर्मेट को इसने यूज करवाया है इस सवाल में। अब इस सवाल में जो अभी हम देख रहे थे, इसमें देखिए इसने क्या दिया हुआ है, कैपिटल स्टार्ट, कैपिटल एंड, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालो। तो ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज नहीं करवा रहा, सिर्फ अनएडजस्टेड प्रॉफिट तक करवा रहा है। इसके अलावा कैपिटल स्टार्ट, आपने जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजा था ना, वो अभी अब क्लास के बाद मुझसे करवा लीजिएगा चेक। कैपिटल स्टार्ट दिया हुआ है, कैपिटल स्टार्ट निकालना है और बाकी चीजें दी हुई। मतलब वो क्या कर रहा है, हमें जो ये फॉर्मेट था ना, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें से बिगिनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल, ड्राइंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होता था ना, हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालते थे। उसने हमें जो है वो चीजें दी हैं जो अननोन होती थी और जो नहीं पता, जो पता होती थी वो छुपानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या मांग रहा है वो।
इसमें क्या मांग रहा है वो? प्रॉफिट और लॉस मांग रहा है। ये तो सीधा सीधा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? आगे पीछे करके कंप्यूटेशन को बनाना है। पहला केस, केस नंबर 1, इसमें मांग रहा है ये इनकम और लॉस, तो ये सीधा सीधा चलेगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने सब शुरू कैसे होता है स्टेटमेंट हमारा? एंडिंग कैपिटल से। एंडिंग कैपिटल 45,000 है, उसमें ऐड होती है ड्राइंग 14,000। तो आप क्या करेंगे? कैपिटल एंडिंग लेंगे और वो कितना है? 45,000। और उसमें ड्राइंग को ऐड कर लेंगे। ये कंपटीशन सीधा चल रहा है। अभी इसको बनाने दें, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ड्राइंग इन्होंने हमें दी हुई है तो ड्राइंग ऐड होती है, पहले भी हमने ये देखा। 14,000 रुपए से ड्राइंग ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सब टोटल। अब इसमें से आप लेस करेंगे क्या? बिगिनिंग कैपिटल, और उसने दी हुई है दोनों चीजें। बिगिनिंग कैपिटल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये कितनी कितनी है? आगे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देते हैं जी। कितनी है ये? बिगिनिंग कैपिटल हमारे पास मौजूद है 43,000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000। 43,000 और 20,000 को सम करेंगे और सम करके यहाँ पर लाके लेस कर लेंगे। हमारे पास क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये क्या कहलाएगा? नेट लॉस। ये क्योंकि और कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो इसको मैं नेट लॉस बोल रहा हूँ। वैसे ये अनएडजस्टेड लॉस कहलाएगा, नेट लॉस नहीं कहलाएगा। अब देखिए, अब ये जो सब टोटल है ना, दिस इज द फोकल पॉइंट, बीच का यही अमाउंट है। इस अमाउंट को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप एंडिंग कैपिटल में ऐड कर लें ड्राइंग, या फिर नेट लॉस, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बिगिनिंग, इन तीनों को सम कर लें। तीनों सम होंगे तो ये लेस हो जाएगा ना, नेगेटिव ही। मतलब या तो इन तीनों को ऐड कर लो फिर भी 59 आएगा, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो 59 आएगा। अब आपको अगर मिसिंग फिगर का न्यूमेरिकल दे इसमें, तो आपको ये देखना है कि सब टोटल से ऊपर वाली चीज गायब की है उसने या सब टोटल के बाद वाली। अगर सब टोटल के बाद वाली चीज गायब की है तो सब टोटल तक ऐसी आओ, फिर इन तीनों में से बिगिनिंग कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट और लॉस, इनमें दो जो मालूम है वो माइनस कर लो और तीसरी चीज निकल जाएगी। और अगर सब टोटल से ऊपर वाली कोई चीज गायब की हुई है तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। फिर इन तीनों को ऐड करके पहले यहां तक आना पड़ेगा 59 तक, फिर 59 में से जो चीज मालूम है उसको लेस कर लेंगे आप, तो दूसरा आइटम आ जाएगा। यानी आपको ये गौर करना है कि सब टोटल से ऊपर वाली चीज गायब है, सब टोटल के बाद वाली चीज गायब है। अब आए जरा दूसरे में देखिए, इसने क्या बोला? स्टार्ट का कैपिटल निकालो। अब स्टार्ट का कैपिटल सब टोटल के बाद होता है या उससे पहले होता है? बाद होता है। तो अब सीधा ही चलना है, हमें सीधा चलना है। मतलब हम लिखेंगे, हम कैपिटल स्टार्ट निकाल रहे हैं और पहले लिखेंगे कैपिटल एंडिंग और उसमें ऐड कर लेंगे ड्राइंग। सीधा चल रहे हैं हम। कैपिटल एंडिंग कितनी है? कैपिटल एंडिंग हमारा 87,000 है, ड्राइंग 13,000। 87,000 प्लस 13,000, ये आपके पास आ गया सब टोटल। सीधा सीधा चले हम, क्यों? क्योंकि बाद वाली चीज गायब है। अब इसमें से आप माइनस करेंगे जो जो पता है। हमें क्या पता है? हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट पता है और प्रॉफिट पता है, तो हम इन दोनों को लेस कर लेंगे। देखिए, सब टोटल के बाद तीन चीजें होती हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बिगिनिंग कैपिटल और प्रॉफिट। इन तीनों में से जो भी मालूम हो उनको लेस करके अगली चीज निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या क्या पता है? हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट पता है 21,000 और 23,000 प्रॉफिट मालूम, कैपिटल बिगिनिंग नहीं मालूम ना, वही तो निकालना है, बिगिनिंग कैपिटल ही निकालना है। अब इसमें से लेस करेंगे क्या? एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी दिया बस जी, कितना ही? एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी दी उसने हमें? एडिशनल इन्वेस्टमेंट 21,000, ये 23,000। तो 21,000 और 23,000 इन दोनों को लेस फरमाएंगे आप, तो आपके पास जो आएगा वो क्या कहलाएगा? जो अननोन है। क्या अननोन है? कैपिटल बिगिनिंग। दिस इज कैपिटल एट स्टार्ट। इस तरीके से देखें, बस आपको यही देखना है
कि सब टोटल से पहले वाली चीज गायब है या बाद वाली गायब है तो सब टोटल तक आओ, और 3 चीजें हैं उनमें से जो मालूम है माइनस कर लो। अब देखिए अगले में क्या पूछ रहा है, ये ड्राइंग बोला ड्राइंग निकालो। अब ड्राइंग निकाल रहे हैं तो ड्राइंग तो सब टोटल से ऊपर वाला आइटम है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे मतलब इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और बिगिनिंग कैपिटल को सम करके सब टोटल तक आएंगे। तो आप शुरू किससे करेंगे, नेट इनकम से। एंड में नेट इनकम होती है ना, इसमें नेट इनकम दी हुई होगी। कितनी है नेट इनकम, 12,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000। उल्टा चल रहे हैं तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जी नेट प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद उसमें ऐड होंगी 2 चीजें ऐड होंगी, क्या क्या, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। लेट क्यों आए हो भाई, टाइम पे आओ प्लीज। नेट प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है 12,000। इसमें कैपिटल स्टार्ट ऐड करेंगे। कैपिटल स्टार्ट कितना है, 20,000। और इसके अलावा इसमें डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम, इनको इधर ले जाओ डायरेक्ट, 20,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें ऐड होगी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट है हमारी 8,000 रुपए, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये सब टोटल आया, रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है, दिस इज सब टोटल। अब सब टोटल से पहले क्या होता है, ड्राइंग एंड बिगिनिंग एंड एंडिंग कैपिटल, उन दोनों का सम होता है ना ये। तो इसमें से आप एंडिंग कैपिटल लेस कर लें। कैपिटल एंडिंग दिया हुआ है, कैपिटल एंडिंग कितना दिया हुआ है इन्होंने, 25,000। ये इसमें से आप लेस कर लेंगे, ड्राइंग आ जाएगी। और जब ये कर लेना तो आप इसको उल्टा करके सीधा अपने कैलकुलेटर में बना के देख लें, दिस इज ड्राइंग। अब आपने ये कर लिया, अब आप इसे दोबारा से चेक कर लें। बिगिनिंग कैपिटल कैलकुलेटर पे लिखें, ड्राइंग ऐड करें और बिगिनिंग कैपिटल और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस करें, तो वही प्रॉफिट आना चाहिए जो इसने 12,000 दिया हुआ है। तो इसका मतलब होगा आपने सही किया है, वैसे वही आएगा। अब ये पूछ रहा है कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड बताएं। ये हमारा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। एंडिंग कैपिटल सब टोटल से पहले का है बाद का है, पहले का है, तो अभी भी आपको उल्टा चलना पड़ेगा, सही है। लेकिन इसने हमें डाटा में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 18,000। तो आप अभी भी तीनों को ऐड ही करेंगे। कौन कौन सी चीजों को, लॉस को, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और बिगिनिंग कैपिटल। लेकिन लॉस का अमाउंट नेगेटिव लिखेंगे आप, यानी आपको यही जो मैंने कंपटीशन बनाया ना थर्ड वाला, ये बनेगा इसी तरीके से, ये वाला भी बस ये नेट लॉस ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, देखें यहां पर मैं लिख दूंगा नेट लॉस, नेट प्रॉफिट की जगह पर नेट लॉस आ जाएगा। ये उल्टा ही चल रहे हैं हम, और अमाउंट इनके चेंज कर देंगे। नेट लॉस का अमाउंट कितना है, 18,000, तो माइनस में लिखेंगे इसको, माइनस 18,000। इसके अलावा क्या है हमारे पास, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। कैपिटल स्टार्ट पहले लिखा हुआ है जी, कैपिटल स्टार्ट 50,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10,000। तो 50,000 एंड 10,000 आप इसमें ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव अमाउंट 42,000 आ गया। अब इस सब टोटल के ऊपर क्या काम करते हैं हम, ड्राइंग है। ड्राइंग हमें क्या पूछ रहा है, ये कैपिटल एट एंड पूछ रहा है, तो ड्राइंग इसमें से क्या कर लेंगे, लेस। उल्टा चल रहे हैं ना, तो उल्टा चलने में ये होता है कि जो ऐड होता है उसे लेस करते हैं, जो लेस होता है उसे ऐड करते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट ये है। अगर आप उल्टा चलेंगे तो इन तीनों चीजों को ऐड कर लेंगे आपस में, सब टोटल तक आएंगे। फिर उसके बाद ये ऐड होता था ना, तो आप इसमें सब टोटल में से ड्राइंग को लेस करेंगे तो एंडिंग कैपिटल, और एंडिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो ड्राइंग आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ड्राइंग हम लेस करने वाले हैं, कितनी ड्राइंग है 18,000, इसको माइनस, इसको क्या कर लेंगे माइनस। तो ये आपका कैपिटल एट एंड आ गया। अब इसको चेक कर लें आप सीधे तरीके से, कैपिटल एट एंड आ गया ना, इसको सही सीधे तरीके से कैसे चेक करेंगे, कैलकुलेटर पे ड्राइंग में ड्राइंग 18,000 और 24,000 ऐड करेंगे, 42 आ गया। उस 42 में से 10 और 50 को लेस करेंगे 60 को, तो 18 का लॉस आ जाएगा, नेगेटिव अमाउंट आएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर मिसिंग फिगर। तो ये हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं मिक्सिंग एंट्री में। प्योर सिंगल एंट्री में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि सबसे पहले वो आपको डाटा ही कौन कौन सा देता है, सिर्फ बिगिनिंग एसिड लाइबिलिटी, एंडिंग एसिड लाइबिलिटी, जिसकी मदद से बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट हो सकते हैं। और इसके अलावा साल के दौरान का डाटा मिसिंग होता है, साल के एंड की एडजस्टमेंट्स दे देता है हमें। तो फिर हम क्या करते हैं, साल के दौरान की सिर्फ एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्राइंग वगैरह हमें बताता है। तो फिर हम कैपिटल की मदद से
बिगिनिंग एंडिंग कैपिटल ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की मदद से अनएडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। मजबूरी है, क्या मजबूरी है हमारी उधर? वी डू नॉट हैव द डेटा फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा हमारे पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से बनाना पड़ता है, ऐसे ही जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, ऐसे बनाना पड़ता है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट तक आने के बाद साल के एंड की जो चीजें एडलेस नहीं हुई थी वो एडलेस कर रहे होते हैं हम। साल के दौरान के रेवेन्यू एक्सपेंस का कोई डाटा आपके पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ऐसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा हो साल के दौरान का, फिर तो डबल एंट्री सिस्टम होगा ना। डबल एंट्री सिस्टम के तहत ही कंप्लीट डाटा हो सकता है, ट्रायल बैलेंस बन सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? अपने फॉर्मल मेथड से, जो हमने आपको पहले बताया था और आपको कहा था कि उसके फॉर्मेट रिवाइज करके आइएगा, और कंट्रोल अकाउंट भी रिवाइज करके आ रहे थे। अगर रिवाइज करके आओगे तो अच्छा समझ में आएगा, पहले से बता दिया गया था। अब हम मिक्स सिंगल एंट्री की तरफ जा रहे हैं। मिक्स सिंगल एंट्री में क्या है, डाटा तो इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट डाटा वो मेंटेन नहीं करेगा, वैसा ही डाटा मेंटेन करेगा जैसा प्योर सिंगल एंट्री वाला कर रहा था। मैंने उसके कंटेंट्स बता दिए थे आपको। बिगिनिंग एसेट लायबिलिटी यानी बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं इसको, एंडिंग एसेट लायबिलिटी और साल के एंड की एडजस्टमेंट, यही होंगी उसके पास। लेकिन इसके अलावा वो एक चीज और मेंटेन कर लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड कैश बुक। बस कैश बुक बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाता। लेकिन कैश बुक बनाने से बड़े इंपैक्ट्स आ जाएंगे। कैश बुक में तमाम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व हो, रिसीट या पेमेंट हो रही हो, यही है ना। तो कैश बुक बनाने से क्या होगा बताइए, क्या इंपैक्ट्स आएंगे? सिंगल एंट्री तो है ही है, क्योंकि साल के दौरान का कैश बुक के अंदर जो मेंटेन हो सकता है ना डाटा, वो सिर्फ वही मेंटेन करेगा, इसके अलावा मेंटेन नहीं करेगा साल के दौरान का। तो बताएं इसके क्या इंपैक्ट्स आएंगे? तो उससे क्या होगा, इनकम को कैलकुलेट करने के लिहाज से बताइए ना, इनकम को कैलकुलेट करने के लिहाज से क्या इंपैक्ट आएंगे उस पर? अगर हम कैश बुक बनाते हैं, साल के दौरान का कोई और डाटा नहीं लिखते, साल के शुरू का लिखते हैं, साल के एंड का लिखते हैं, जैसे प्योर सिंगल एंट्री में था। साल के दौरान सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं पूरे साल। कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंस? हाँ तो पूरी बात करो, रेवेन्यू एक्सपेंस का पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ, कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंस का आपको पता चल जाएगा? बोल तो रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे, एक वर्ड नहीं बोल रहा। हाँ मतलब सही बोल रहे हो, लेकिन एक बात बोलनी थी इसमें, वो सही बोल रहे हैं आप, 1% बात नहीं बोली आप। भाई कैश बुक के मेंटेन होने से कैश रेवेन्यूज और कैश एक्सपेंसेस का डाटा हमारे पास आ जाएगा, और साल के दौरान की क्रेडिट रेवेन्यूज एंड क्रेडिट एक्सपेंसेस का हमारे पास डाटा नहीं होगा। साल के दौरान क्या सिर्फ कैश एक्सपेंसेस और कैश रेवेन्यूज होती हैं? साल के दौरान क्रेडिट रेवेन्यूज एंड क्रेडिट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अगर हमारे पास कैश बुक मेंटेन हो रही है तो साल के दौरान का कैश एक्सपेंसेस और कैश रेवेन्यूज का डाटा हमारे पास होगा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट सिर्फ कैश एक्सपेंसेस और कैश रेवेन्यूज से थोड़ी बनेगा, हमें तो सारी रेवेन्यूज और सारे एक्सपेंसेस चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कैश एक्सपेंसेस होंगे ना, क्रेडिट एक्सपेंसेस मालूम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे मैं आपको बताऊंगा। और कैश रेवेन्यूज होंगी, क्रेडिट रेवेन्यूज मालूम करके सम कर लेंगे। और जब कैश एक्सपेंसेस पहले कैश एक्सपेंसेस कैश रेवेन्यूज तो होंगी हमारे पास, और क्रेडिट वाली भी हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस मालूम कर लेंगे साल के दौरान की, तो उनको सम करके पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और जब सारी रेवेन्यू सारे एक्सपेंसेस आ गए तो फिर क्यों इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाए जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये तो उस वक्त बनेगा व्हेन वी हैव नो डाटा फॉर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो आज से पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने हैंडआउट नंबर 1 हैंडआउट नंबर 2 में आपको दिखाए, उसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर साल के दौरान की रेवेन्यू एक्सपेंस थी ही नहीं, ना कैश वाली ना क्रेडिट वाली। लेकिन अब जो मैंने हैंडआउट आपको भेजा है और अब जो हम करेंगे उसमें साल के दौरान की रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगी। जिस हद तक डाटा होगा उसी हद तक काम किया जा सकता है, जो डाटा नहीं होगा उसका काम हम नहीं कर सकते। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मिक्स सिंगल एंट्री। मिक्स मतलब वी हैव द डाटा फॉर few revenues and expenses that are cash revenues and expenses relating to the year, और क्रेडिट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का डाटा हमारे पास नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हैंडआउट मैंने आपको सेंड किया था, आप लोग भी वो हैंडआउट निकाल लें। और प्योर सिंगल एंट्री अगर नहीं की तो खुदा के लिए कर लें, क्योंकि कौन सी सिंगल एंट्री पेपर में आएगी यू डोंट नो। अब आए मिक्स सिंगल एंट्री में। पहले मैं मिक्स सिंगल एंट्री का इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको थोड़ा सा। इसमें देखें आप,
देखिए मिक्स सिंगल एंट्री में क्या होता है, मिक्स सिंगल एंट्री में क्या होता है कि बिजनेस मेंटेन्स कैश बुक। बिजनेस क्या करेगा, कैश बुक कंप्लीट बनाएगा, दैट इज कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इसकी वजह से क्या होगा, कैश रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस का डाटा मौजूद होगा। यानी हम यहाँ पे ये बात भी अगर ऐड कर लें कि सो कैश एक्सपेंसेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर आर नोन। साल के दौरान के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का डाटा आपके पास आ जाएगा। पहली चीज, सबसे मेन चीज यही है, अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है उसमें डाटा इनकम्प्लीट है और कैश बुक बनी हुई है, वो बता रहे हैं कि हम ऐसे कैश बुक बनी हुई है, वो कैसे कैसे बता सकता है, वो बोल देगा बिजनेस कैश बुक बनाता है, या वो ये लिख देगा कि रिसीट एंड पेमेंट का डाटा मैं बता रहा हूं, तो रिसीट एंड पेमेंट का डाटा मतलब कैश बुक। तो दोनों तरीके से बोल सकता है वो। अब कैश बुक जैसे उसने बोला मेंटेन हो रही है, आप समझ जाएंगे मिक्स सिंगल एंट्री। वो आपको कोई न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं ये चीज लिख के देगा कि जो बिजनेस है वो कैश बुक कंप्लीट मेंटेन करता है, और अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है वो मिक्स सिंगल एंट्री नहीं है, प्योर सिंगल एंट्री है। तो पुराने वाले तरीके से चलिएगा। मैंने इतने सारे आपको न्यूमेरिकल दिए करने के लिए, उसमें अब अगर नहीं करते हैं प्रैक्टिस तो आपका अपना फॉल्ट होगा। इतनी प्रैक्टिस बंदा कर ले अगर, तो फिर वो आराम से उसका आइडिया बन जाता है और नए क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकता है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, इफ देयर इज एनी क्रेडिट रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब देखें ना, साल के दौरान क्रेडिट रेवेन्यू तो क्रेडिट एक्सपेंसेस भी होंगी, लेकिन वो अननोन होंगी, इट इज नॉट शोन, वो हमें नहीं पता होती, क्योंकि हम क्रेडिट की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जब भी तो कह रहे हैं सिंगल एंट्री अभी भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, बट इट कैन बी डिटरमिन्ड। लेकिन वो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हम डिटरमिन कर सकते हैं। कौन से अकाउंट्स की मदद से, रिसीवेबल एंड पेबल के अकाउंट की मदद से। पेबल के अकाउंट एक्सपेंसेस को शो करते हैं। पेबल कहाँ, पेबल का मतलब क्या है, पेमेंट करनी है आपको, तो एक्सपेंस की पेमेंट करनी होगी ना। और रिसीवेबल के अकाउंट रेवेन्यू को शो करते हैं। रिसीवेबल का मतलब क्या है, पैसे लेने कस्टमर से, तो क्यों लेने, कुछ बेचा होगा ना उसको। इसका मतलब है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अगर क्रेडिट वाले अननोन है तो हम रिसीवेबल और पेबल के अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कंट्रोल अकाउंट डिवाइस करके आना। कंट्रोल अकाउंट में जो हमारे पास डेटर का अकाउंट होता है, मतलब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट होता है, उसमें आपको सिखाया था कि अगर क्रेडिट सेल पता नहीं है तो कैसे निकालते हैं। उसी पैटर्न को यूज करते हुए क्रेडिट सेल निकाली जाएगी। अभी मैं आपको दोबारा वो शो करूंगा। इसी तरीके से क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट अकाउंट पेबल की मदद से करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको कंट्रोल अकाउंट में सिखाया था। लेकिन वो तरीका, वो जो कंट्रोल अकाउंट हमने पढ़े थे ना, सिर्फ अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल के पढ़े थे, जिसकी वजह से क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स निकल सकती है। लेकिन उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्रेडिट के और भी एक्सपेंसेस मालूम कर सकते हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, और क्रेडिट की और रेवेन्यूज भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कमीशन इनकम क्रेडिट वाली, ये सब मालूम कर सकते हैं आप। कैश वाली कमीशन इनकम पता होगी आपको, कैसे करेंगे यहाँ लिखा हुआ है। रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, ये सारी जो लायबिलिटी और रिसीवेबल के अकाउंट्स हैं, यही आपकी हेल्प करेंगे आपको क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यूज, क्रेडिट एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने के लिए। तो मिक्स सिंगल एंट्री में मेन काम यही है that you have to find out the unknown data relating to credit revenues and credit expenses। वो मालूम चल जाए आपको तो फिर तो नॉर्मल हो जाएगा सब, और नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनेगा। अब क्या बोल रहा है, इफ बिगिनिंग एंड एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर गिवन इट इज हेल्पफुल। देखिए ना, बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल हम लोग निकालते थे ना उसमें प्योर सिंगल एंट्री में। अगर वैसे ही डाटा दिया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया हुआ तो हम उसे खुद निकालेंगे, ढूंढेंगे। एंडिंग डाटा को तलाश कर करके लिखना पड़ेगा। ये एंडिंग फर्नीचर, ये एंडिंग कैश, ये एंडिंग हमारे पास मर्चेंडाइज, वो आप बिखरा हुआ होगा, वो आपको तलाश करना पड़ेगा। बिगिनिंग एसेट्स एंड आर इक्वल टू बिगिनिंग कैपिटल, ये मतलब नहीं पता होगा ना सिंपल। आप ये नोट का मतलब ये है कि अगर बिगिनिंग, ये मैंने क्यों लिखा है नोट, क्योंकि मैंने ये कमेंट किया है कि प्योर सिंगल एंट्री और मिक्स सिंगल एंट्री एक जैसी है, फर्क सिर्फ किसका है, कैश बुक का। लेकिन अभी आप आगे जाएंगे, आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें कैश बुक बना रहा होगा तो वो मिक्स सिंगल एंट्री है। लेकिन वो बिगिनिंग एंडिंग एसेट लायबिलिटी का डाटा वैसा नहीं देगा जैसा कि प्योर सिंगल एंट्री में देता था बिल्कुल जमा के, बल्कि वो उसको मिक्स करके घुमा देगा। नाउ यू हैव टू सर्च कौन कौन से बिगिनिंग एसेट बिगिनिंग लायबिलिटी है, कौन कौन से एंडिंग एसेट एंडिंग लायबिलिटी है, वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। सिंगल एंट्री का यही कमाल होता है, इसमें चीजें मिक्स करके बिल्कुल इसका जो है वो घोटाला बना के आपको देता है।
और आपको अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए सर्च करना होता है। इन शॉर्ट, अब आ जाए क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें नॉर्मली क्या क्या निकालना पड़ता है हमको, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये नॉर्मल एक लिस्ट है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ये तो ऐसी मैंने लिस्ट बना दी। मिक्स सिंगल एंट्री में आपको एंडिंग कैपिटल की जरूरत नहीं है कंप्यूटेशंस के लिए, क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट वैसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वैसे नहीं बनाएंगे जैसे प्योर सिंगल एंट्री में बना रहे थे, तो एंडिंग कैपिटल की नीड नहीं है। हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? एंडिंग कैश। एंडिंग कैश क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि बैलेंस शीट में कैश जाता है। इफ एंडिंग कैश इज अननोन, आपको एंडिंग कैश निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप? उसने रिसीट पेमेंट दी होगी ना, कैश बुक दी हुई होगी, कैश बुक का बैलेंस कर लेना, एंडिंग बैलेंस जो आएगा वही कैश बुक, वो कैश का बैलेंस होगा एंडिंग, वहां लेके चले जाएंगे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। बिगिनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। बिगिनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऑनर्स इक्विटी में शुरुआत ही बिगिनिंग कैपिटल से करते हैं, ये निकालना पड़ेगा। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, खुद करनी पड़ेंगी फाइंड आउट। क्यों? कैश सेल्स और कैश परचेज दी हुई होगी। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स निकाल के उनको ऐड करके टोटल सेल्स, टोटल परचेज निकालनी पड़ेगी। अदर रेवेन्यूज और अदर एक्सपेंसेस अगर अननोन है तो उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी एक एक करके हम करेंगे, ये मैक्सिमम है, इंशाल्लाह इसी से काम हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन निकालें जरा, ये देखें इसमें आए। ये पहले मैंने सर्विसिंग बिजनेस का सवाल उठाया है। अब सबसे पहले अगर सिंगल एंट्री का न्यूमेरिकल आपके पास आए, नाउ यू हैव टू डिटरमिन वेदर इट इज प्योर सिंगल एंट्री और मिक्स सिंगल एंट्री। मिक्स सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है कैश बुक मेंटेन हो रही है तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। प्योर सिंगल एंट्री में कुछ था ही नहीं, बिगिनिंग एंडिंग कैपिटल निकालो, इससे प्रॉफिट लॉस बनाओ, जैसे बना के खत्म हो गई कहानी। इसमें आपको काफी काम करना पड़ता है। ये न्यूमेरिकल 1 है ना। अभी देखिए आखिरी न्यूमेरिकल, आखिरी सवाल जो है उसकी लेंथ देखें आप। ये 7 क्वेश्चन शुरू हुआ है और ये अगले पेज पर खत्म हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ अननोन है। ये आखिरी सवाल होगा हमारा। उससे पहले आ जाओ सर्विसिंग बिजनेस में। आबिद स्टार्टेड बिजनेस ऑन March 1, 1999 अंडर द नेम ऑफ आबिद स्टाइलो। अच्छा भाई, March 1 को शुरू किया इसने, तो अब जरा एहतियात करनी है। March 1 से December 31 तक की कैलकुलेशन होगी सारी। द बिजनेस हैज मेंटेन ओनली अ कैश बुक, बता दिया उसने। बोल रहा है कि भाई बिजनेस जो है ना वो सिर्फ कैश बुक मेंटेन करता है। सिर्फ कैश बुक मेंटेन करने का मतलब ही है सिंगल एंट्री है ये। इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कोई और अकाउंटिंग डाटा होता ही नहीं हमारे पास, सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं। नॉर्मल छोटे बिजनेसेस करते हैं ऐसे, कैश बुक बनाते हैं बस, क्योंकि वो इतने छोटा बिजनेस होता है कि वो अकाउंटेंट का खर्चा बर्दाश्त थोड़ी कर सकता है। तो एक छोटा सा बच्चा रख लेता है, वो कैश बुक बनाता रहता है बैठ के। द फॉलोइंग इज द, क्योंकि कैश बुक अगर बनी हुई है आपकी, बिगिनिंग एसिड और एंडिंग एसिड और बिगिनिंग लायबिलिटी एंडिंग लायबिलिटी का डाटा है, आप अकाउंटेंट को साल के आखिर में बुलाएं, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बना के दे देगा। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1999। इनका अकाउंटिंग पीरियड December 31, 1999 को खत्म हो गया। अब ये इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर इन्होंने रिसीट्स दी हुई है, रिसीट्स, और ये पेमेंट्स है। रिसीट किन किन वजूहात की बिना पे हो सकती है? या तो किसी तो लोन लें आप, कैश आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट करवाएं, कैश आ जाएगा। रेवेन्यू अर्न करें, कैश आ जाएगा। कोई एसेट सेल कर दें, कैश आ जाएगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कैश आने के। और कैश की पेमेंट के क्या रीजन हो सकते हैं? कोई एसेट खरीदा हो शायद, या ड्राइंग की हो, या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई एक्सपेंसेस पे की हो। तो आप जब रिसीट एंड पेमेंट में देखेंगे ना, तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है उसको, कि जैसे पहले 25,000 रुपए रिसीव हुए हैं, ये रिसीव है, ये साइड रिसीट साइड है, तो ये लिखा हुआ है ना। अरे बेटा नॉर्मल सी बात है यार, कैश बुक की डेबिट साइड का, डेबिट साइड रिसीट साइड होती है ना। अल्लाह के बंदे, ये पाँव ऊपर रखने की वजह से तुम्हारा जो है ना वो दिमाग रुक गया। ये रिसीट साइड है बेटा, और ये पेमेंट साइड है। कैश बुक में डेबिट साइड, ये अकाउंट तरीके से बना हुआ है ना। ये बनाए 25,000, ये क्यों रिसीव हुए? कैपिटल मतलब व्हाट? इन्वेस्टमेंट है। दिस इज बिगिनिंग कैपिटल, क्योंकि अभी कारोबार शुरू किया है ना इन्होंने। तो इस साल जो रिसीट में 25,000 रुपए कैपिटल के लिखे हुए हैं, वो बिगिनिंग कैपिटल हो गया हमारा। ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर पहले से कैपिटल होता, इसके पास पुराना कारोबार होता, तो ये रिसीट में 25,000 जो आते हैं ना, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती। जैसे आप इधर आए, इसमें आगे जैसे ये सवाल है, इसमें जनवरी 1 के एसिड लायबिलिटी और दिसंबर 31 के एसिड लायबिलिटी दे रही है, दे रहे हैं ना। इसका मतलब है कारोबार पहले से चल रहा था, जनवरी 1 के एसिड लायबिलिटी है। तो अब अगर इसकी रिसीट साइड पर
रिसीट साइड ये रही, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर मनी। इधर अगर कैपिटल लिखा हुआ आ जाता तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती, लेकिन इधर नहीं लिखा हुआ, बता रहा हूं मैं आपको जस्ट। और 15,000 क्यों आए? बैंक से लोन लिया, कैश आ गया, लाइबिलिटी है ये। 1 लाख क्यों आए? रेवेन्यू अर्न की। अब ये जो 1 लाख रुपए आए ना, ये हमारी कैश कमीशन इनकम है, उधार वाली नहीं है ये। अब आ जाए पेमेंट में, 37,000 रुपीज हमने पे किए, फर्नीचर खरीदा, ये एसिड है। 14,000 की पेमेंट की, ये सैलरी एक्सपेंस की पेमेंट है। और आप इतने ड्राइंग किए, यही पैसा निकल गया। और रेंट एक्सपेंस पे किया 6,000। ये कब का रिसीट और पेमेंट है? साल के दौरान की। लेकिन अभी भी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंस देखे ना, एडजस्टमेंट तो साल के एंड में बनानी है आपको, टू रिकॉर्ड दोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दैट आर अनरिकॉर्डेड। तो ये साल के एंड का डाटा है, इससे आपको एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट बना के अपने डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। आपके पास ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है, इसके अलावा कोई डाटा है ही नहीं। क्या बिगिनिंग एसिड लायबिलिटी का डाटा दिया उसने? नहीं दे सकता था, लेकिन एंडिंग एसिड लायबिलिटी उसने जमा के आपको कहीं भी नहीं लिख के दिए, वो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये फर्नीचर है, ये एंडिंग एसिड है ना हमारा, 37,000 का फर्नीचर हमने खरीदा है भाई, पेमेंट की है इसकी, तो ये हमारा एंडिंग एसिड है। कैश कैसे निकलेगा एंडिंग? सबसे पहला काम, अगर मिक्स सिंगल एंट्री को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे पहचाना आपने मिक्स सिंगल एंट्री है, कैश बुक बनी हुई, तो आपका सबसे पहला काम एंडिंग कैश निकालना होगा। कैसे निकलेगा एंडिंग कैश? रिसीट साइड में सम कर लिया, रिसीट साइड एंडिंग कैश आ गया। अगर मैं सम कर लूँ, रिसीट साइड 1,40,000 सम है, तो आ गया एंडिंग कैश। दोनों साइड को सम कर लूँ, एंडिंग कैश आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? आप लोगों ने कैश बुक पढ़ी? कैश बुक में एंडिंग कैश कैसे निकालते थे? देखिए, मैं सवाल बिल्कुल वैसा नहीं पूछता हूं जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, मैं घुमा के पूछता हूं, आप सही तरीके से जवाब दो, सिंपल तरीके से पूछो। दोनों साइड ऐड करेंगे और हाँ हाँ जल्दी। अरे भाई, रिसीट में से पेमेंट लेस कर लेंगे। अल्लाह के बंदो, आप घुमा घुमा के बोले जा रहे हो। डेबिट साइड को ऐड करो, उसमें से पेमेंट लेस कर लो। ये रिसीट है, ये पेमेंट है। 1,40,000 का कैश रिसीव हुआ है और ये पे हुआ है, तो पहले से कोई कैश हमारे पास था नहीं था, बस यही कैश है हमारा जो हमारे पास है। बस इसमें से आप रिसीट में से पेमेंट लेस कर लें, यही तरीका होता है एंडिंग कैश निकालने का। कैश बुक में यही करते थे, डेबिट साइड सम करके क्रेडिट साइड लेस करते थे ना उसमें से। डेबिट साइड का सम क्या होता है? रिसीट। क्रेडिट साइड का सम क्या होता है? पेमेंट। रिसीट में से पेमेंट लेस करोगे तो एंडिंग कैश आ जाएगा। तो पहला काम एंडिंग कैश निकालने का है, और नाम क्या है? आबिद। तो हम पहले एंडिंग कैश निकाल लेते हैं। आइए, सबसे पहले हम एंडिंग कैश फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान, अब पढ़ के याद करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लिखेंगे कैश रिसीट, और कैश रिसीट सारे लिख लेंगे। क्या क्या था कैश रिसीट में? कैपिटल, बैंक लोन और कमीशन इनकम। इन 3 चीजों की वजह से आपको कैश रिसीव हुआ। इन्वेस्टमेंट की वजह से, लोन लेने की वजह से, और कमीशन इनकम की वजह से। जी, अब कितना कितना रिसीव हुआ है? 25, 15, 1 लाख, 25,000, 15,000, 1 लाख, 2,50,000 है। हमारे तो 25,000 है। पहला सवाल निकालें। सही है। अच्छा, इनको सम करेंगे तो आ जाएगा टोटल कैश रिसीट। अब मुझे एक बात बताएं, प्योर सिंगल एंट्री में हम एंडिंग कैश क्यों नहीं निकालते थे? एंडिंग कैश का कंप्यूटेशन बना रहा हूं ना मैं इसमें से कैश रिसीट के टोटल में से लेस कर लूंगा कैश पेमेंट, तो मेरा एंडिंग कैश आ जाएगा। अभी मैं कैश पेमेंट लिखूंगा। प्योर सिंगल एंट्री में एंडिंग कैश क्यों नहीं निकालते थे? हाँ, कैश बुक का डाटा नहीं होता था तो एंडिंग कैश नहीं निकालते थे। अरे भाई, वहां पे कैश गिवन होता था आपको, एंडिंग एसेट लायबिलिटी तो दी भी थी, तो उसमें कैश लिखा हुआ होता था पहली बात, तो वहीं से कैश उठा लेते थे हम। सही। और दूसरी चीज है, वही कैश बुक नहीं थी तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो एंडिंग कैश होता था हमारे पास। और यहाँ पर भी अगर एंडिंग का डाटा दे दे और एंडिंग में कैश नॉन हो, तो फिर हम ये कंप्यूटेशन नहीं बनाएंगे। ये सवाल पूछने का ये रीजन था कि प्योर सिंगल एंट्री में हम एंडिंग कैश नहीं निकालते थे। द फर्स्ट रीजन इज एंडिंग एसेट मौजूद होते थे, उसमें कैश लिखा हुआ होता था। अब इसी तरीके से अगर इस सवाल में एंडिंग कैश आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये यहां पर एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये सवाल जो है ये मिक्स सिंगल एंट्री का है। देखिए, क्योंकि रिसीट पेमेंट नीचे दी हुई है ना, रिसीट पेमेंट, ये मिक्स सिंगल एंट्री का सवाल है। इसमें मुझे बताएं
क्या एंडिंग कैश इन्होंने दिया हुआ है हमें लिख के? दिया हुआ है ना 13,000 कैश इन हैंड 13,000। तो यहाँ पे हम ये एंडिंग कैश वाला कंपटीशन नहीं बनाएंगे। हालांकि हम बना सकते हैं रिसीट में से पेमेंट लेस करके, लेकिन नहीं निकालेंगे हम दिया हुआ है तो फिर क्यों निकालेंगे? लेकिन यहाँ तो निकालना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में इसने एंडिंग कैश हमें नहीं दिया, और अगर एंडिंग कैश ना निकालें तो हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। कोई चीज आपको जमा के नहीं देगा सिंगल एंट्री में। आपको खुद अपने अकल से सोचना है कि मुझे क्या क्या चाहिए। व्हाट यू हैव टू मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या जाता है? एसेट जाती है, लायबिलिटी जाती है, तो आपको सर्च करनी पड़ेंगी। चलो पेमेंट लिखो, किस किस रीजन की वजह से पेमेंट हुई है? फर्नीचर, सैलरीज एक्सपेंस, ऑफिस ड्राइंग और रेंट एक्सपेंस। ये साल के एंड की पेमेंट है? नहीं भाई, ये साल के दौरान की पेमेंट है। अल्लाह के बंदो, ये साल के दौरान की पेमेंट है, एंड की कहां से आ गई? कौन कौन सी पेमेंट है? 37, 14, 52 जी, 37,000, 52,000 और बताओ 6,000। इन सबको सम करेंगे और लेस कर लेंगे। अब आप मिक्स सिंगल एंट्री में ये बात याद रखें, कैश बुक बनी हुई है, अगर एंडिंग कैश नहीं मालूम है सबसे पहला काम एंडिंग कैश निकालना होता है। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ गया हमारा एंडिंग कैश। ये एक काम हो गया। दूसरा काम, यू हैव टू मेक द एडजस्टिंग एंट्रीज। असल में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सारे रेवेन्यू सारे एक्सपेंसेस जाएंगे ना, तो उसके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेना सही है हमारे लिए। दूसरा काम एडजस्टिंग एंट्री बनाए आप। और भी मैंने चीजें लिखवाई थी, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, अला फला, वो अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। क्रेडिट सेल्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्रेडिट सेल का कंपटीशन मैं नहीं बनाऊंगा इस सवाल में। क्यों? सर्विसिंग बिजनेस है, सेल्स तो ट्रेडिंग बिजनेस का टाइटल है। क्रेडिट परचेजेस भी नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि परचेजेस भी ट्रेडिंग बिजनेस में होती है। इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस और दूसरी रेवेन्यूज मैं फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। क्यों? इस सवाल में नहीं करूंगा। अरे भाई, बिगनिंग एसेट, बिगनिंग लायबिलिटी का डाटा नहीं है। आपको दूसरी जो चीजें छुपाएगा ना, उसको मालूम करने के लिए आपको लायबिलिटी और रिसीवेबल के बिगनिंग एंडिंग के डाटा चाहिए, वरना आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू कैन नॉट फाइंड आउट। जहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिसीवेबल का बिगनिंग एंडिंग बैलेंस हुई नहीं और मैं बोलूं फाइंड आउट करो जरा क्रेडिट सेल्स, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। आपको एंडिंग और बिगनिंग का डाटा चाहिए अगर अदर एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने। नहीं फाइंड आउट कर सकते इसका मतलब होंगे नहीं भाई। अब इसकी एंट्रीज बनवाएं आप जरा, एडजस्टिंग एंट्रीज। कमीशन रिसीव बट नॉट अर्न, आप बनाए भाई। हाँ, कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न कमीशन क्रेडिट 5,000 रुपये। ये एंट्री बनेगी क्योंकि इनिशियली हमने इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इनकम उकम करके डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को बढ़ा के क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कमीशन की कौन सी एडजस्टमेंट है? डेफर्ड रेवेन्यू एडजस्टमेंट नंबर 2। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, नॉट रिसीव मतलब रिसीवेबल होता है भाई जी। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 10,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 3,000, अनपेड सैलरी एडजस्टमेंट नंबर 3 है, एक्रूड एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। ये एडजस्टमेंट आपको बनानी है। इन एडजस्टमेंट में कुछ टाइटल आपको मिल रहे हैं किसके? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, कुछ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। डाटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते आप। अब डाटा से मैक्सिमम कितना काम हो सकता है वो मैं बोल रहा हूं, सुनो उसे गौर से, जो मैंने बोला है अभी। मैंने आपको कंपटीशंस कौन कौन से बताए थे अभी आपको बताए थे, ये एंडिंग कैश निकालना है, बिगिनिंग कैपिटल निकालना है। देखिए अब इसमें बिगिनिंग कैपिटल निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है सवाल में जो हम कर रहे हैं, वो दिया हुआ है 25,000। एंडिंग कैश हमने निकाल लिया है। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज हम नहीं निकालेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस और ये भी नहीं करेंगे। अब आगे हम जाएंगे ना, सब होगा। क्या करने से पहले? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने से पहले 6 की 6 चीजें। अब एज्यूम करें अदर एक्सपेंसेस में 6 एक्सपेंसेस हैं जिसका डाटा दिया हुआ है, अननोन है, उसके पेबल दिए हुए हैं। आपको 6 अलग अलग कंपटीशन बनाने पड़ेंगे, उसकी मदद से सारे एक्सपेंसेस निकलेंगे। एक ही तरीका है बनाने का उसका, वो तरीका आपको पता चल जाएगा। वो करोड़ों एक्सपेंसेस दे रहे, आप उसी तरीके से वो सारे एक्सपेंसेस को डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? ये 4 चीजें
इस वजह से मैं मालूम नहीं कर रहा हूं कि बिगनिंग रिसेबल, बिगनिंग पेबल, एंडिंग रिसेबल, एंडिंग पेबल हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। चलिए मुझे जरा एडजस्टमेंट बनवाएं इसकी। आप हामिद भाई कहाँ गए? ये रहे जी। दूसरा काम एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। कब बनेगी एडजस्टिंग एंट्री? 1999 दिसंबर 31 पहली एंट्री बनवाओ। हाँ जी, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट, ये मैंने पढ़ाई है आपको अभी पढ़ाई है? अभी नहीं पढ़ाई, हमने पहले पढ़ी थी। जो बच्चा पहले सिंगल एंट्री पढ़े और बाद में अकाउंटिंग साइकिल पढ़े तो रिकॉर्ड वो नहीं कर सकता ये सिंगल एंट्री। जी बताएं कितना? 5000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। नंबर 2 कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। कितना ये? 10,000। आज वो प्योर सिंगल एंट्री कर लो, ये हो गया, समझ जाओ। मिक्स सिंगल एंट्री अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लेके चले आऊंगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस में आ जाओगे उसकी। खत्म कंपनी अकाउंटिंग। टाइम नहीं मिलेगा आपको भी प्रैक्टिस करने का इसका। ये खत्म, बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे फिर आप। यानी अगर आप वेट कर रहे हैं कि मैं इसकी प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा, यू कैन नॉट डू इट, अभी करें। टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल, शुरू हो जाओ पास पेपर सॉल्व करना। आप खुद सॉल्व करें, जहां फंस रहे लेके आ जाएं। अगर आपको लग रहा है सवाल आपसे हो ही नहीं सकता, आप क्लास में करवा लें मुझसे। पास पेपर का अगर आपने सब कुछ प्रीवियसली किया हुआ है, सारे काम, जो टॉपिक ज्यादा अच्छा है पहले उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उसको साइड में करें। टॉपिक में वीक है पहले तो मेन चीज पढ़े उसमें जो पढ़नी चाहिए। अब आपको क्लोजिंग एंट्री आती नहीं है, अब आप पास पेपर से क्लोजिंग एंट्री निकाल के कर रहे हैं, ये नहीं होना। सब मेन है। अब वो तो उस वक्त की कहानी थी, कि बच्चा बोल रहा है मुझे अटेम्प्ट देना है बस, तो वो फिर बिल्कुल लीस्ट था कि भाई इतना पढ़ के चले जाओ तो पास हो। वेट कर रहे हैं आप लोग इसका कि उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वेट नहीं करेंगे तो अभी तक आपकी बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी उन तमाम टॉपिक्स की। भाई पहले अकाउंटिंग साइकिल, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड रिसीवेबल, हाँ ये आप रिवाइज करें। बैंक रिकंसिलिएशन, करेक्शन ऑफ एरर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अभी जो हमारे पास कैश फ्लो और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ये पेपर्स में आ रहा है, लेकिन उन्हें पता चल गया कि आप पेपर देने आ रहे हैं। इसी वजह से इंसान को चाहिए कि हर तरीके से तैयार होके जाए। मेरे जुमला बोलने का मतलब था, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा। ये बोलने का मतलब ये था कि आपके पास अब टाइम नहीं है, आप लोगों को ये टॉपिक साथ साथ लेके चल रहे हैं पुरानी प्रैक्टिस के साथ साथ। अगर आप ये वेट कर रहे हैं मैं तो पुराना कर रहा हूँ भी, इसको बस पढ़ता रहता हूँ, कर लूंगा बाद में, तो फिर आपको ये करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर टाइम ऐसे गुजरता है, ऐसे उड़ जाएंगी। और सर्दी है, वैसे भी आप लोग सोते ही सोते रहते हो, तो सर्दी में ज़्यादा नींद आती है ना। पढ़ने का तो तरीका मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से पेपर निकल सकता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अभी तक आपको प्रीवियस बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए था, किसी भी तरीके से सारी चीजें। फिर उसके बाद पास पेपर बंदा जब भी करता है ना, तो प्रीवियस उसने रिवाइज किया हो। आप मतलब पेपर की तैयारी के लिए अलग से बैठने वाली कहानी नहीं होती। मैं अलग से बैठूंगा, मैं फिर पेपर की तैयारी करूंगा, जरा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। ये आईसीएमए के अंदर, सीए में ऐसे नहीं होता। जो पढ़ा बस उसको फौरी तौर पर तैयार करना है और उसके पास पेपर देखने शुरू कर देना। 50 सब्जेक्ट हो आपके, करना है इसी तरीके से पढ़ता है। अगर आपने तरीका फॉलो नहीं किया तो आपकी मतलब थोड़ी सी कमी रह जाएगी। और अगर पेपर उसने टफ बना दिया तो फिर मुश्किल होगी। टफ नहीं बनाया तो फिर अगर आपने सारी क्लासेस ली है और हल्की फुल्की प्रैक्टिस की है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैं तो वो बात बता रहा हूँ कि 100% आपको अगर बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है कि आप बोले भाई कैसा भी पेपर दे दे, फिर उसके लिए मैंने जो तरीका बताया तरीका फॉलो किया।
फिर आप कुछ भी करें। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट किसका? फर्नीचर का। कितना अमाउंट है भाई? भाई एक टॉपिक निकालो पुराना, उसको प्रैक्टिस करते रहो, इनको भी साथ साथ लेके चलाते रहो। फिर एक टॉपिक निकालो पुराना, उसको भी प्रैक्टिस करते रहो, उसको भी साथ साथ चलाते रहो। और जो आप रिवाइज कर लो उसको फिर कंटिन्यूसली देखते रहो। आप बोलो मैंने पहला टॉपिक रिवाइज कर लिया, अब एंड में देखूंगी इसको, ये भी तरीका गलत है। आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया, सुबह उठ के पहले उसको ओरल रिवाइज कर लिया। आपने 10 टॉपिक रिवाइज कर लिए, सुबह उठ के 10 के 10 टॉपिक ओरल रिवाइज करें। फजूल में दोस्तों के साथ टाइम जाया करने के बजाय उन टॉपिक्स को ओरल रिवाइज करें जो आपके पक्के रिवाइज हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपने ओरल रिवीजन नहीं रखा तो आप रिवाइज करके जिस टॉपिक को छोड़ दोगे ना, एंड में उसे भूल चुके होगे दोबारा। तो आप दोबारा बार बार देखेंगे उसको। सोते वक्त फजूल में फेसबुक इंस्टा यूज करने के बजाय वहां रजिस्टर निकालें, उसे रिवाइज करें दोबारा। कुछ भी करो, वो तो पढ़ लो ना तुम। यानी कि अगर आप सो रहे हो तो सोते वक्त अगर आप कुछ और काम कर रहे हो जो फजूल में अभी आपको पेपर में हेल्प नहीं कर सकता, तो आपको चाहिए कि आप रजिस्टर निकाल के रिवाइज करें। आपको समझ में आ रहा है? आप लोग मतलब इतने एजेड हो चुके हो कि आप ये बात समझ सकते हो। कितना है बेटा? 3000। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन नंबर 4। और अभी तो तुम लोगों के पास टाइम है इतना, बैठ के लगातार धड़ पूरा दिन लगाए। BCRW में आपको खुद लिखना होता है, उसमें कोई रट्टा थोड़ी लगा के बैठोगे। उसमें हेडिंग वेडिंग आनी चाहिए, इंग्लिश खुद लिखनी पड़ती है भाई। पेपर देख लेना जब आएगा पेपर। MCQs के अलावा जो चीज़ें वो आपको खुद लिखनी है। बाकी बच के इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में आपको ज़्यादा। अनपेड सैलरी की क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। भाई अगर मैं अभी सिलेबस छोड़ दूं सिंगल एंट्री के बाद, आप पेपर पास कर लोगे। लेकिन ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि अगर वैसा ही पेपर आया जैसे प्रीवियस आ रहा है तो पेपर पास कर लोगे, वरना अगर उसने पेपर नया बनाया, जैसे अभी हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ कि आप पेपर रिवाइज करें और नए MCQ तो नई चीजें डालें। मैं नहीं, सारे मेंबर्स कर रहे हैं क्योंकि ये होना चाहिए, वरना एजुकेशन क्वालिटी गिरेगी। तो वो कर रहे हैं इसको। टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। नहीं, मेंबर्स का काम है, वो ये काम करते हैं और ये आप लोग भी कर रहे होंगे बाद में। कितना है? 1400 रुपीज। अब ये क्या क्या चीजें बनती हैं बताइए जरा। मिक्सिंग एंट्री में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? बताओ भाई, आप बताओ। मिक्सिंग एंट्री करने के लिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं? आप बता दो यार। एंडिंग कैश निकालना पड़ेगा, बिगनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ, और एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस और अदर क्रेडिट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज निकालनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने से पहले। ओके, अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे क्योंकि हमें रेवेन्यू पता है, क्या रेवेन्यू हमारी देखिए इधर लिखी हुई है, कमीशन इनकम। तो अब हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट अपने फॉर्मल तरीके से बनाएंगे। सर्विसिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट हम क्या करते थे? रेवेन्यूज लिखेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वही काम हम यहाँ करने वाले। तो आप मुझे इनकम स्टेटमेंट बनवाइए। इनकम स्टेटमेंट बनेगा, सबसे पहले हेडिंग किसकी आएगी? रेवेन्यू। और रेवेन्यू में क्या आएगा? कमीशन इनकम। एक ही इनकम है ना आपके पास, कमीशन इनकम, लेकिन ये डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते आप। अब आप देखें कमीशन इनकम कितनी लिखी हुई? 1 लाख, जबकि कमीशन इनकम एडजस्टमेंट में भी आई है। कमीशन इनकम क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, डेबिट होती है तो कम होती है। तो एक मरतबा डेबिट हो रही है 5000 से, ये माइनस कर देंगे, और एक दफा क्रेडिट हो रही है 10,000 से, ये ऐड कर लेंगे। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा इसको। आप यहाँ कमीशन इनकम में ब्रैकेट बनाएंगे और शो कर देंगे, डायरेक्ट शो कर रहे हैं। देखिए हम वी आर नॉट मेकिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह। कितना है बेटा? पहले कितना कमीशन इनकम था? 1 लाख। 1 लाख था रिसीट एंड पेमेंट में। हर चीज पहले रिसीट एंड पेमेंट में से या बिगिनिंग एसेट्स वगैरह में से देखेंगे। 1 लाख में ऐड करेंगे, बल्कि लेस करेंगे। पहले क्या लेस करेंगे? 5,000 और
ऐड करेंगे 10,000, ये आपकी इनकम आ गई कितनी 1,05,000, ये आपकी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। यानी अब आप इसको यहां लिख लेते हैं 1,05,000, टोटल यही रेवेन्यू आ जाएगी आपकी। ये क्या कहलाएगी टोटल रेवेन्यूज, ये हमने पढ़ा था ना ट्रेडिंग बिजनेस में सर अकाउंटिंग साइकिल में। लेस करेंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, कहां से लेंगे पहले लेंगे पेमेंट से। पेमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस नहीं है तो हम सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस लिख लेंगे, लेकिन इसके अमाउंट देख के लेके जाएंगे, सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। अच्छा सैलरी एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 14,000, लेकिन एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट में देंगे सैलरी एक्सपेंस फिर डेबिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कितना था वहां पर 14,000 प्लस 1,400, ये 15,400 आ गया, यहां लिख देंगे 15,400। इसके अलावा रेंट एक्सपेंस ये एडजस्टमेंट में आए, एडजस्टमेंट में नहीं है तो रेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 6,000, इसको डायरेक्ट 6,000 लेके चलिए। और क्या चाहिए, और मजीद एक्सपेंसेस जी बोले, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डायरेक्ट कर सकते हैं ये काम। मैंने आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्ट बनवाए थे तो मैंने कहा था कि आप अकाउंट बनाओ या ब्रैकेट बना के कर लो, सही है, तो आप अकाउंट बनाए बगैर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। वो याद होना चाहिए ना, लेकिन पुराना, तब इंसान को याद रहता है कि डायरेक्ट काम कैसे किया जाता है, तो आप अकाउंट को छोड़ सकते हैं। वो मैंने शुरू में अकाउंट क्यों बनाए थे ना, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा ये क्या कर रही है। डेबिट क्रेडिट का उसका कॉन्सेप्ट वीक होता है उस टाइम, अगर मुसलसल पढ़ रहा हो बच्चा डेली तो उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुका होता है। अब बताएं और कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है आपको इसमें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस नहीं है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लिखेंगे और इसको लेस कर लेंगे। कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 3,000 रुपए, यस, तो 3,000 रुपए लेस कर लेंगे। और कोई एक्सपेंस तो नहीं है, ये सर्च करना पड़ता है भाई। आप जब सिंगल इंडिया काम कर रहे हो ना, आप देखें मजीद कोई एक्सपेंस हो या नहीं है, मजीद कोई एक्सपेंस एडजस्टमेंट में तो नहीं है, मजीद कोई रेवेन्यू तो नहीं है, बार बार देखना पड़ता है, या फिर एक दफा सही तरीके से देख लें आप। तो ये क्या कहलाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, अगर होगा तो करेंगे। मतलब अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट हो या टैक्स हो उसको लेस करेंगे। वो जो प्रीपेड ऐड में ऐड लेस होता था वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस वजह से होता था क्योंकि एंडिंग में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। कैश जो कि मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर सैलरी एक्सपेंस नहीं है, नीचे दे रहा है अनपेड सैलरी, तो क्या हुआ, एंट्री बनाओ, सैलरी एक्सपेंस जितना आया है बस वो लेके चले जाओ और पे बिल को बैलेंस शीट में लेके चले जाओ। मतलब ये जो ऊपर हमारे पास सैलरी ये दिया हुआ ना रेंट एक्सपेंस, इसके एडजस्टमेंट नहीं है ना, नीचे डायरेक्ट उठा लिया इसको, और अगर ऊपर ना हो नीचे हो तो नीचे वाले अमाउंट से उठा लेंगे उसको, लेकिन लेके जाना पड़ेगा उसको। ये हमारी इनकम निकल गई। अब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, करंट एसेट, फिक्स एसेट। तो देखिए तलाश करके लिख दो, करंट एसेट में से एक करंट एसेट तो हमने खुद निकाला है, दैट इज एंडिंग कैश, वो हमें खुद निकालना पड़ता है, उसने दिया नहीं था। 31,000 रुपये एंडिंग कैश आ रहा है। अब आप यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन वहां यूज होगी W1, W1। अब आप जब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो आप यहाँ लिखें कैश करंट एसेट है, और W1 से मैं उठा रहा हूं, मैंने कैलकुलेट किया है कितना 31,000, ये हमारा एक करंट एसेट हो गया। अब बकिया करंट एसेट आपको तलाश करने, कहां का तलाश करने, ये रिसीट पेमेंट में और एडजस्टमेंट में। आपके सोल्यूशन में रिसीट पेमेंट नहीं मौजूद है और एडजस्टमेंट नहीं मौजूद है। अब आप देखें यहां पर कोई और करंट एसेट नजर आ रहा है आपको, एक फिक्स एसेट नजर आ रहा है, करंट एसेट तो इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। अब आप जाके एडजस्टमेंट में देखेंगे, एडजस्टमेंट में कोई करंट एसेट नजर आ रहा है एक ही करंट एसेट है, दैट इज कमीशन रिसीवेबल 10,000। तो आप आएंगे, लेकिन इस तरीके से ढूंढना पड़ता है कमीशन रिसीवेबल,
और आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या हो सकता है। आधे घंटे बाद का लगा दो जी बेटा। कितना कमीशन रिसीवेबल था? 10,000। बस आपका एक करेंट एसिड कंप्लीट हो गया, कोई और करेंट एसिड नहीं है। दिस इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल से मैं आपसे पूछूंगा बातें, मैंने सारी बातें बताई हैं आपको, तो सही तरीके से आंसर दीजिएगा। अब आपके पास आएगा फिर नॉन करेंट एसिड। नॉन करेंट एसिड में हमें एसिड ढूंढने पड़ेंगे। कोई नॉन करेंट एसिड ये रिसीट पेमेंट में नजर आ रहा है? एक ही नजर आ रहा है, फर्नीचर। और इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है आपको एडजस्टमेंट में। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना नजर आ रहा है? 3,000। तो आप इन दोनों को लेके जाएंगे। फर्नीचर सिंगल एंट्री वो टॉपिक है कि जब हम लोग इसे इंटर वालों को पढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम कोई और चीज नहीं पढ़ाता मैं उसको। इस साइड से एक दूसरी चीजें जो मुझे खुद पढ़ानी होती मैं रोक देता हूँ, वो तो सिर्फ सिंगल एंट्री पढ़ो। उस बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं जो फर्स्ट ईयर पढ़ के सेकेंड ईयर में आया है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको इसके साथ दूसरे टॉपिक्स भी करने हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी बीकॉम में होते एडीसी में, तब भी आपके साथ उसी तरीके से किया जाता। यू हैव द लोड, जो ज्यादा जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकता है वही ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकता है। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। जब भी तो आप जब जाएंगे तो आपकी वैल्यू दूसरों से डिफरेंट होगी। क्यों होगी भाई? तो आप लोग टेंशन उनसे ज्यादा बर्दाश्त, वो उनकी टेंशन फुल टेंशन होती है, कुछ कर रहे भी नहीं होते, टेंशन भी ले रहे होते हैं। कौन? नहीं, वो जो प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, पढ़ने भी कम हो रहे होते हैं, टेंशन भी ज्यादा ले रहे होते हैं। बोलो। हाँ, बीबीए वाला, बीएस बोलो ना, बीएस हो गया वो, बीएस वाला 4 इयर्स। बहरहाल फर्नीचर, कितना फर्नीचर है बेटा? 37,000। अब इसमें से लेस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनको एक रास्ता दिखा हुआ होता है ना। टीचर ही पेपर बनाएगा, उसमें बोले सर कम पढ़ाएं, इस तरीके से चल रहा होता है। लेस, इसमें से लेस करेंगे क्या? लेकिन आप लोग मुझे ये नहीं बोलते कम पढ़ाएं, बोलते हैं। अगर आपने बोला कम पढ़ाएं तो फिर आप बाहर जाएं। मैं नहीं कर रहा बाहर, आपको माइनस करेंगे इसमें से क्या जा रहे हो? 3,000 रुपए। बस जो कम पड़ेगा वो माइनस हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों में से या आप सारे जब एसएल में चले जाएंगे स्ट्रेटेजिक लेवल में, तो आप देखेगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। मैंने इस बात से आप सबके बारे में बोल दिया कि आप लोग जो है अच्छी उम्मीद रखें। मैं ये बोल सकता था कि भाई आप में से जो एक पहुंचेगा वो पीछे मुड़ के देखेगा तो सब गायब हो चुके होंगे, तो वो एक आप होने चाहिए। टोटल नॉन करेंट एसिड। अच्छा, ये हो गया हमारा एसिड साइड कंप्लीट। अब इक्विटी साइड पर आएंगे। और एक चीज और, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना चीजों शुरू में, तो आगे जाके आपको फिर आसान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप आदी हो जाते हैं। फिर आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। लायबिलिटी बताएं, इधर कौन सी लायबिलिटी नजर आ रही है रिसीट एंड पेमेंट में? बैंक लोन 15,000। अच्छा, ये बैंक लोन डेबिट में मौजूद है ना, मतलब पैसा मिला है। क्रेडिट नहीं, बैंक लोन होता है, इसका मतलब होता है पैसा वापस कर दिया है, तो बैंक लोन का बैलेंस माइनस करके लिखते हैं। अरे 15,000 का लोन लिया है, क्रेडिट में होता 5,000 का बैंक लोन इधर लिखा होता, इसका मतलब होता हमने 5,000 वापस कर दिए, तो अब हम पर लायबिलिटी कितनी है? तो फिर आप बैंक लोन 10,000 रुपए लिखते हैं। मैं सारी चीजें अभी इस वजह से बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल में हर चीज नजर नहीं आएगी आपको, तो गौर से सुने और चीजों को नोट करें। कितना है बैंक लोन? 15,000। और कोई लायबिलिटी रिसीट पेमेंट में है? नहीं है। अब लायबिलिटी तलाश करेंगे एडजस्टमेंट में, क्योंकि आपको लेना ही डाटा कहां से है? एडजस्टमेंट्स और रिसीट एंड पेमेंट। अभी फिलहाल इस न्यूमेरिकल में बताएं कोई लायबिलिटी नजर आ रही है? अनअर्न्ड कमीशन 5,000, सैलरी पेबल 1,400। चलें बताएं, लिखवा दें दोनों। अनअर्न्ड कमीशन और सैलरीज पेबल। आपने एडजस्टमेंट नहीं बनाई हुई होती ना, तो आपको ये टाइटल आपसे कोई मिस हो जाता। इस वजह से हम एडजस्टमेंट बना रहे हैं। बताएं अनअर्न्ड कमीशन कितना है? 5,000। सैलरी पेबल 1,400। इनको सम कर लेंगे, टोटल लायबिलिटीज आ गई। कोई और लायबिलिटी हमें नजर भी नहीं आ रही थी। दिस इज टोटल लायबिलिटीज।
अब इसके बाद हम बनाएंगे ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में अब देखिए यहाँ बिगिनिंग कैपिटल चाहिए आपको। अब अगर बिगिनिंग कैपिटल नहीं निकला हुआ है तो हमें निकालना पड़ता है, फिर यहाँ पर आएंगे, वरना तो बनेगा ही नहीं। एंडिंग कैश नहीं निकला हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा, वरना बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ बिगिनिंग कैपिटल दिया हुआ है इसने 25,000, इसी साल कारोबार शुरू हुआ। अच्छा, डेप्रिसिएशन में एक चीज हमें करनी थी, हमने नहीं की। मार्च 1 को अच्छा किया हुआ है इसने 3,000 रुपये डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ परसेंटेज दे देता वो तो फिर आप इसको 10 महीनों में कन्वर्ट करते, अभी नहीं करने की। ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। मैं जब भी कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन का खास ख्याल रखेंगे, पूरा निकलेगा या पार्शियल निकलेगा। अभी तो पूरा ही जाएगा, सही है। ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल लिखेंगे बिगिनिंग, कैपिटल बिगिनिंग कितना है 25,000। पहले इसमें इनकम ऐड होगी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, नेट इनकम हमने खुद निकाली थी, कितनी नेट इनकम हमारी है 80,600। 80,600 यहाँ पर लाके ऐड कर देंगे, तो पुराना ही काम है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। ये आ गया सब टोटल। सब टोटल क्यों ड्राइंग है, अब इसमें से ड्राइंग लेस करें। ड्राइंग कितनी दी हुई थी देख लेते हैं। ड्राइंग दी हुई आपको 52,000 रुपये, तो आप ड्राइंग लेस कर लें, -52,000। ये आपके पास आ गया टोटल ऑनर्स इक्विटी। अब इसको सम कर लो, तो एसेट का टोटल 75,000 और इक्विटी का टोटल 75,000। तो आप यहां लिख देंगे टोटल इक्विटीज, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, बैलेंस शीट नहीं बोलते इसको, टोटल एसेट्स। देखिए इस क्वेश्चन में और मिक्स सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में क्या, सॉरी प्योर सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। पहली चीज मैंने आपको बताई कि इसमें कैश बुक मेंटेन होती है, तो आपको एंडिंग कैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर एंडिंग कैश नहीं दिया हुआ, रिसीट में से पेमेंट को लेस करेंगे। एडजस्टमेंट पहले भी बनती थी, अभी भी बन रही है। बिगिनिंग कैपिटल पहले भी निकालते थे, अभी भी निकालेंगे अगर नहीं दिया हुआ होगा। एंडिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस प्योर सिंगल एंट्री वाले मेथड से नहीं बनाएंगे। बाकी जो चीज भी लेके जा रहे हैं एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए लेके जाए। अब मैंने आपके लिए ओनली फॉर यू ये क्वेश्चन देखेंगे, ये रखा है, ये आप लोग करेंगे, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, ये आपको करना है। जैसे बोला भी एंडिंग कैश निकालो, इस सवाल में कोई चेंज नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है ऊपर कैश बुक मेंटेन करते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसको आज ही कर लेना है आपने। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद ये वाला सवाल देखें, मिस्टर अदनान मेंटेन्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड यूजेस ओनली कैश बुक। ये भी मिक्स सिंगल एंट्री का हो गया। इसमें भी देखिए वैसा ही काम आ रहा है नजर आपको, ये भी आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा हाथ पांव चलाएं, इसको करते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन ये ट्रेडिंग बिजनेस का है। जब भी आप टांग ऊपर रखें ना, आप समझ जाएं कि आपने कोई गलत हरकत की है, ये याद रखें आप, क्योंकि फिर वो इंसान कंफ्यूज होता है तो वो काम करता है जो नॉर्मली वो कर रहा होता है। कंफर्टेबल, सही बात है, इमरान खान की तरह ना, कंफर्टेबल बेचारा हो गया है। मिस्टर असलम कमिंस बिजनेस ऑन Jan 1, 2002। कारोबारी इन्होंने जनवरी में 2002। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है बेटा जब भी हमने किया है, बस ट्रेडिंग बिजनेस इन्वॉल्व हो गया। ट्रेडिंग बिजनेस इन्वॉल्व होने की वजह से अब इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग बिजनेस वाला बनेगा। कैसा बनता था वो, सेल लेस सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट। अगर परपीचुअल था, पीरियोडिक होता था तो फिर लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालते थे, बिगिनिंग इन्वेंटरी एट परचेज लेस परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट नेट परचेज, तो सारा वो आपको मैंने कहा था रिवाइज करके आना। अब इसमें आए जरा समरी, कैश बुक मेंटेन करता है मतलब मिक्स सिंगल एंट्री हो गई। मिक्स सिंगल एंट्री जैसे इसने बोला, इसका मतलब है नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनेगा। समरी ऑफ हिज कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2002 इज एज फॉलोज। ये इन्होंने रिसीट और पेमेंट दी हुई। रिसीट में आए 1 लाख रुपए रिसीव हुए, किस वजह से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से। बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट है ना, ये बिगिनिंग कैपिटल है। 4 लाख रुपए रिसीव हुए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर ये कैश ना लिखता, सिर्फ सेल्स लिख देता, तो वो भी कैश ही सेल्स होती, क्योंकि ये कैश बुक में लिखी हुई है। 50,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने बता दी, इसकी वजह से भी कैश बढ़ गया। तो कैश बढ़ा 3 वजूहात की बिना पर।
इन्वेस्टमेंट की वजह से, मर्चेंडाइज बेचने की वजह से और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से। कम क्यों हुआ है? मर्चेंडाइज खरीदी 2,95,000 की तो कैश कम हुआ। इक्विपमेंट खरीदी, ये भी एसिड है, परचेज एसिड है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, सॉरी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 29,000, ये भी एसिड है। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है। फिर इन्होंने हमें डाटा दे दिया एडजस्टमेंट का। ये साल के एंड में हमें पास करना पड़ेगा। एंड में देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दे रहा है एंडिंग 50,000। थर्ड पॉइंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूड एट ₹50,000। ये कब का डाटा है? साल के एंड का डाटा है ना, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब मुझे बताएं साल के शुरू का डाटा कहाँ है? अरे इसी साल कारोबार शुरू किया उसने, तो साल के शुरू का डाटा नहीं होगा ना। साल के शुरू की एसिड लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। साल के शुरू की एसिड लायबिलिटी ना होने की वजह से हमारे पास क्या क्या नहीं है जो हमें चाहिए? ना बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ना अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग है, ना अकाउंट पेबल बिगिनिंग है। अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग भी नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग भी नहीं है, अकाउंट पेबल बिगिनिंग भी नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग भी नहीं है। इसका मतलब उधार पे हम काम ही नहीं करते। अगर उधार पे काम कर रहे होते तो रिसीवेबल पेबल की बिगिनिंग एंडिंग कुछ ना कुछ एंडिंग तो दिया हुआ होता। इसका मतलब है सारी की सारी जितनी भी थी वो कैश पर हमने की है, परचेजेस वगैरह। तो एंडिंग डाटा पूरा गायब किया हुआ है इसने, वो अब दोबारा हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। देखिए अगर अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अदर पेबल्स, अदर रिसीवेबल्स दिए हुए हों तो फिर आप जो है वो क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स और अदर एक्सपेंसेस, अदर रेवेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ नहीं है कुछ भी। ये बिल्कुल वैसा ही सॉल्व होगा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हुआ असलम भाई। तो सबसे पहले असलम भाई के लिए क्या करेंगे हम? एंडिंग कैश निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंडिंग कैश निकालना। एंडिंग कैश चाहिए हमें, और क्या चाहिए? बिगिनिंग कैपिटल। बिगिनिंग कैपिटल तो दिया हुआ है, वो कितना है? बिगिनिंग कैपिटल 1 लाख। एंडिंग कैश हम निकाल लेंगे, एडजस्टमेंट बनानी पड़ेंगी और टोटल सेल्स और टोटल परचेज हमें निकालनी होगी। लेकिन यहाँ पर टोटल परचेज टोटल सेल वही है, कितनी? 4 लाख सेल्स है और 2,95,000 परचेज है। क्यों? यही टोटल परचेज और टोटल सेल्स क्यों है? ये जो 4 लाख की लिखी हुई है ना, ये टोटल सेल्स है। भाई टोटल सेल्स क्या होती है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल का सम। तो मैं कह रहा हूं यही टोटल सेल्स है। इसका मतलब क्या है? तो मैंने बताया था ना आपको, दोबारा पूछ रहा हूं, कोई नया सवाल थोड़ी था ये। बस आपको लेक्चर को आगे ले जाने के लिए कमेंट करना था। सो या नहीं करें। और ये जो लिखा हुआ है 2,95,000 कैश परचेजेस, ये क्या है? ये कैश परचेजेस भी है, यही टोटल परचेजेस ही है, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस 0 है। हमें कैसे मालूम चला क्रेडिट परचेज 0 है? दी भी नहीं है, तो नहीं देगा आपको। क्या नहीं दिया हुआ? क्रेडिट परचेज वो प्योर मिक्स सिंगल एंट्री में अगर क्रेडिट परचेज निकाल के दे दे तो फिर वो सिंगल एंट्री कहां से रही? रिसीवेबल पेबल नहीं दिए हुए उसने हमें। चले अब पहला काम करते हैं, सबसे पहले एंडिंग कैश निकालते हैं। कैसे निकलेगा एंडिंग कैश? रिसीट में से पेमेंट्स क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। तो मैंने देखे यहाँ पर एंडिंग कैश के लिए कंप्यूटेशन बनाना है, और कहाँ गया वो? ये रहा, बहुत नीचे है, बनवाइए। लिख के दिखाना होता है आपको। कैश रिसीट्स जी, क्या क्या रिसीट्स में आ रहे हैं? कैपिटल असलम कैश सेल्स, कैपिटल असलम कैश सेल्स और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये हमारी हो जाएगी टोटल कैश रिसीट। इसके बाद क्या आएगी? कैश पेमेंट्स। तो लेस कर लेंगे इसमें से कैश पेमेंट्स। पहले लिख लेते हैं सारा, सही है सारा? सारा यहां बताइए। हाँ भाई सारा। कैश रिसीट में क्या क्या आएगा? 1 लाख और सारा 4 लाख और 50,000। इनको सम कर लेंगे तो आपके पास ये टोटल कैश रिसीट्स आ गई। इसके बाद पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्या क्या है बेटा? कैश परचेजेस, इक्विपमेंट, सही लिखा हुआ है ना? कैश परचेजेस, इक्विपमेंट, इसकी वजह से पेमेंट हुई। प्रीपेड, एडवर्टाइजिंग और रेंट एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस। बस अमाउंट बताएं इन सबके। 2,95,000, 40,000, 29,000, 18,000, 60,000। इन सबको सम कर लेंगे और सम करके इधर लिख देंगे, माइनस कर लो इसको।
जी बेटा, ये आ गया हमारा एंडिंग कैश। क्यों निकाला एंडिंग कैश हमने? बैलेंस शीट में ले जाना है। दिस इज कैश एंडिंग। अब ये बैलेंस शीट के लिए एक चीज निकाल ली हमने। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें टोटल सेल, टोटल परचेज निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट बनाएंगे। ये रहा एडजस्टमेंट का। क्या है भाई? पहले 2002 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट बन रही है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 5000। क्या बनेगी? क्या बोल रहे हैं बासी साहब? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट ये बोल रहे हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। कौन सी एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 1 है डेफर्ड एक्सपेंस। उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है। इनिशियली आपके पास ऊपर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग रिकॉर्ड हुआ है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग तो एसिड को कम करके क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट कर देंगे। हम लिखेंगे इधर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अमाउंट चाहिए किसका? एक्सपेंस का। तो इसने एक्सपेंस का अमाउंट तो नहीं दिया हमें, तो माइनस करके निकाल लेंगे 24,000। नरेशन टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। देखिए पूरा साल है या नहीं? जनवरी 1 से दिसंबर 31 पूरा साल है। 10% हमें इक्विपमेंट पे लगाना है। इक्विपमेंट हमारे पास सिर्फ यहाँ नजर आ रही है बस 40,000। 10% बनेगा 4,000। तो हम एंट्री बना देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड। देखिए आप पेपर में काम करेंगे ना, आप इन्हें रफ में बना सकते हैं एडजस्टमेंट को, लेकिन मैं पूरा फेयर लिख के क्यों बना रहा हूं? ताकि तो रिवाइज भी हो जाती है, दूसरा आपको नजर आ रहा होगा कैसे काम हो रहा है। कितना आ रहा है? अब यहाँ कैलकुलेशन कर लें। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 4,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 3 एंडिंग इन्वेंट्री की है। एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है, इसका मतलब है 50,000 से। एंडिंग इन्वेंट्री कौन सी एंट्री में रिकॉर्ड होती है? एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं हम कौन सी एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं? क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं? क्लोजिंग एंट्री की पहली एंट्री में उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री बनाते हैं एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। नरेशन मुझे लगता है कुछ लोगों के बारे में, बाकी तो सही है कि वो चैट जीपीटी साथ लेके जाएंगे। वो याद नहीं आ रहा कि एंडिंग इन्वेंट्री का क्या करते हैं, पूछना है मुझसे। टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बोलेगा भाई मैं यार व्यार नहीं हूं तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हें जवाब दे देता हूं। चैट जीपीटी ऐसी बातें करते हैं। 50,000 आप उसे डांटे, वो बोलेगा सॉरी गलती आपकी होगी और वो सॉरी कहेगा बेचारा। चलो बहरहाल उससे थोड़ा सबक लें हम लोग सब। टैक्स पेबल 6,000। क्या एंट्री बनेगी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। आप देख रहे हैं कि ये एग्जामिनर क्या कर रहा है? स्टूडेंट से उसके एडजस्टमेंट भी चेक कर रहा है। जिसका अकाउंटिंग साइकिल वीक है, सॉरी, वो गया। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्सेस पेबल क्रेडिट। नरेशन भाई ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, अब इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्रूड की एडजस्टमेंट तो बन सकती है, उससे ऊपर का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ऊपर से ताल्लुक होता है डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू के एडजस्टमेंट का 6,000। और इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में
आपको टैक्सेस को अलग से ही लेस करना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ी जाएगा, अभी हम बनाएंगे आप देखिएगा, पता है आपको ये बात। वैसे 5 जी क्या है, अनएक्सपायर्ड रेंट। हाँ, अब इसके लिए ऊपर जाके देखें रेंट के बारे में क्या बता रहा है, रेंट एक्सपेंस, क्या एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 3000 से। तो अब अनएक्सपायर्ड रेंट ही बोल दूं तो कोई मसला तो नहीं है, अनएक्सपायर्ड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, और हमें चाहिए एक्सपेंस किसका अमाउंट, अनएक्सपायर्ड रेंट का, उसने दिया हुआ है 3000। नरेशन टू रिकॉर्ड अनएक्सपायर्ड रेंट। अभी आप लोग पढ़ेंगे जितने टॉपिक्स, सब में एडजस्टिंग एंट्रीज इन्वॉल्व है, एडजस्टिंग एंट्री से ही होगा सारा काम। नंबर 6 आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्या बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। जी कितना, 15,000। ये हमने सारी एडजस्टमेंट बना ली, इससे हमें मजीद एक्सपेंसेस और मजीद रेवेन्यूज वगैरह और एसेट लाइबिलिटी पता चल गई। रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है इनकम स्टेटमेंट। ये कौन से बिजनेस का न्यूमेरिकल है, ट्रेडिंग का, तो इसका इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग के तरीके से बनेगा। तो यू मस्ट हैव द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ट्रेडिंग बिजनेस इन योर माइंड। अगर नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे आप बोलेंगे पता नहीं क्या लिखना है। अब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब हम बना रहे हैं, देखिए इनकम स्टेटमेंट, दिस इज अवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हेडिंग आती है किसकी, रेवेन्यू की। रेवेन्यू में पहले क्या लिखते हैं, सेल्स। अब यहां पर सेल्स आपको लानी है, सेल्स यहां दी हुई है, देखिए रिसीट में 4 लाख। ये सेल्स लिखने से पहले इत्मीनान कर लेना आपको, क्योंकि क्रेडिट सेल्स तो नहीं है, और हमने इत्मीनान कर लिया है। कैसे, अकाउंट रिसीवेबल की अदम मौजूदगी की वजह से हमें पता चल गया है कि 4 लाख रुपए ही हमारी टोटल सेल है। तो अब इसी को लेके चले जाएंगे, 4 लाख रुपए, यही हमारी नेट सेल्स बन जाएगी। क्यों, क्योंकि सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट भी नहीं है। अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट होता तो इसमें से लेस कर लेते, नहीं है मौजूद, सवाल में कहीं भी हमें नजर नहीं आया। आप देख लें कहीं पर नजर आ रहा है सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, होता तो हम कर लेते काम, आगे आएगा। अब इसमें से क्या लेस करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई आपका इंतजार रहता है मुझे कि आप कुछ बोलें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप मुझे बताते रहा करें, भूल जाता हूं। बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। अरे भाई पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री। तो आप देखें आपके पास यहाँ बिगिनिंग इन्वेंट्री है पूरे सवाल में, कहीं नहीं है। तो उसके बाद क्या आता है, परचेजेस। परचेज है, ये लिखी हुई 2,95,000, और इस परचेज को ले जाने से पहले इत्मीनान कर लेना है क्योंकि क्रेडिट परचेजेस तो नहीं है मौजूद, और नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं है। तो आप यहाँ लेके जाएंगे परचेजेस। अब एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या लिखा, कैश परचेजेस। भाई परचेज लिखेंगे आप इसको, आप टोटल परचेज लिख रहे हैं, कितना अमाउंट है, 2,95,000। इसके बाद क्या चाहिए होता है, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, नहीं है सवाल में। फिर क्या चाहिए होता है, नेसेसरी पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस यही अवेलेबल फॉर सेल है। इसी में से हम एंडिंग इन्वेंट्री क्या कर लेंगे, माइनस। 2,95,000 की गुड्स खरीदी, उसमें से कितने की बच गई, 50,000। तो आप इसमें से लेस कर लेंगे एंडिंग टोरी, एंडिंग इन्वेंट्री है ना बेटा, कितनी एंडिंग इन्वेंट्री है, 50,000, और डायरेक्ट लेस होगी और ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक आसान सा सवाल था, क्यों, क्योंकि इसमें ना हमें क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ी, ना क्रेडिट सेल्स, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आसानी से निकल गया। तो ये इतना कोई मुश्किल बात नहीं थी, आराम से हो गया, आप लोग खुद भी कर सकते थे। अब इसमें से लेस करके आप अपना क्या निकाल लेंगे, बताइए। ओ भाई 2,95,000 ही अवेलेबल फॉर सेल था, टोटल इन्वेंट्री 2,95,000 की थी, उसमें तो जो नहीं बिकी वो हमने लेस कर ली, तो जो बिक गई वो निकल गई। जो बिकी है वो
कितने की बिकी है? 2,45,000 की, बेची 4 लाख की है, तुमको माइनस में क्या निकलेगा? व्हाट इज दिस? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। भाई आप बोल रहे हैं आप बहुत तैयारी के साथ आए हैं, जब आपको मैदान में उतारा जाएगा तो तैयारी का पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो रेसिंग के मुकाबले में भागना है, आपको खुद भागना है, आपने बोला मैं तो बहुत तेज भागता हूं और मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, दिन रात मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, फिर आपको मैदान में उतारा गया तो आप जो है वो 10 सेकंड भाग के रुक गए, और बोला बस बस, और वो लोग भाग रहे हैं आप रुक गए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भाग रहे हैं आप रुक ही नहीं रहे हैं, आप वो बन गए, क्या नाम है उसका? नहीं, हाँ हाँ क्या नाम था उसका? नहीं यार मुझे वो नहीं पता। बहरहाल आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पूरी दुनिया का गोल चक्कर लगा लिया आप, मतलब इतना भाग रहे हैं आप, तो आपकी तैयारी ये, हाँ बिल्कुल यही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। क्या नाम था उसका? हाँ लाल सिंह, लाल सिंह बन गए आप, और आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपकी तैयारी है तो मुझे पता चल जाता है कि आप घर से पढ़ के आ रहे हो। मैंने आपसे कोई चीज पूछी, आप हाँ कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप नहीं कर रहे हो काम। अगर आप जवाब ना दे पाए ना तो आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि यार मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। ये नहीं कि आप इग्नोर करें, बस ये होता है यार, ये तो होता है, दूसरा भी नहीं बता रहा, मैंने भी नहीं बताया तो क्या हुआ, ऐसे नहीं करिएगा। बाकी आगे आपकी मर्जी, आपका फ्यूचर है। लेस करेंगे इसमें से क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पूरा थोड़ी देगा वो आपको, वो तो आपको चेक करेगा। मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ, वो आपसे बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना दो जाओ। समझ में आ रही है? उसको वो कैसे चेक करेगा, उसका वो उसे पता है कि कितने लेंथ का क्वेश्चन उसे देना है आपको, लेकिन अगर आपको पूरा पता होगा तो वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको तो बहुत छोटा लगेगा, उससे आपको समझ में थोड़ी आएगा कि सिंगल एंट्री को मैनेज कैसे करते हैं। बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से लेस होंगे? मेरे पास बैठना चाहते हैं आप? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बेटा? कहां से ढूंढेंगे? पेमेंट से। पहले भी हमने पेमेंट से ढूंढे थे, बताइए। और ये जब मैं सॉल्व करवा रहा हूं ना तो आपको ऐसा लग रहा है, आप खुद सॉल्व करेंगे तो और स्पीड में सॉल्व करना है। आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? सवाल लेके बैठ गए, सॉल्व कर रहे हैं आराम से, हाँ मैं सब्जी ला के दे रहा हूँ, सब्जी भी ला के दे दी, ऐसे सॉल्व नहीं होता। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया ना, फिर अपने आप को आप टाइम देंगे कि यार ये सवाल ना मुझे 15 मिनट में करना है, फिर आप उसे करेंगे 15 मिनट के अंदर उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे स्पीड में। ये प्रैक्टिस कहलाती है, यानी एक्यूरेसी के बाद आपको स्पीड लाने की कोशिश करनी है। पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड, तभी तो आप एक्यूरेसी लेके आ रहे हैं। बताइए कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ नजर आ रहे हैं? रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। अब जो रेंट एक्सपेंस है और सैलरीज एक्सपेंस है उसको हम डायरेक्ट लेके नहीं जाएंगे, एडजस्टमेंट में भी नजर आएगा आपको। आप क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि रेंट एक्सपेंस 18,000 था और एडजस्टमेंट में भी आया है, और एडजस्टमेंट में देखें रेंट एक्सपेंस को क्या हुआ है, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 3,000। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर आकर 18,000 में से माइनस कर देंगे 3,000, कितना बचाइए? 15,000। और बताएं और कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है? 60,000, एडजस्टमेंट में आया है, और सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 15,000 से, मतलब ऐड होगा ये। तो आप क्या लिखेंगे? 60,000 प्लस 15,000, ये आ गया 75,000। अब इसके अलावा कोई एक्सपेंस आपको पेमेंट में नजर नहीं आ रहा, तो अब सारे एक्सपेंसेस कहां से उठाए जाएंगे? एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में पहले आ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 24,000, टैक्स एक्सपेंस तो बेटा अलग से लेस होगा ना। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 24,000। और कोई एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये कितना है? 4,000। और कोई एक्सपेंस? टैक्स एक्सपेंस है, वो हम बाद में लेंगे। अब इन सबको सम करके लाएंगे और इसको माइनस कर लेंगे। अच्छा, ये आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हम चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं।
तो ये हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया कितना, 1,18,000। कौन सा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, साल के एंड का या पूरे साल का? पूरे साल का है। अब ये मिक्स सिंगल एंट्री में जो एक्सपेंसेस आते हैं ना वो पूरे साल के होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो रोनुमा हो जाते हैं या एडजस्टमेंट में जो ये होते हैं वो साल के एंड के होते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जबकि प्योर सिंगल एंट्री में के अंदर एक्सपेंसेस सिर्फ साल के एंड के थे, क्योंकि इसमें कैश बुक में भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए होते हैं ना। अब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो 37,000 आ गया इनकम। लेकिन ये इनकम बिफोर टैक्स है, इसमें से आपको टैक्स एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। जी बेटा, टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे। टैक्स एक्सपेंस कितना है, टैक्स एक्सपेंस नजर आ रहा है 6,000। आप 6,000 रुपए यहां से लाके लेस कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी कुमकुम, सॉरी इनकम, नेट इनकम। क्या मैंने कुमकुम बोला, गलती से बोल दिया है, सही है ये नेट कुमकुम, सॉरी नेट इनकम आ गए, गलती से बोल देते हैं इंसान। अच्छा ये अब आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए भी तलाश कर करके लिखना पड़ेगा। अभी देखिए ये वही चीज हुई है सारी, बस ट्रेडिंग बिजनेस का था ये। अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाएंगे आप, तो पहले से तलाश कर लो करंट एसेट कौन कौन से हैं। यहां देखो कोई करंट एसेट नजर आ रहा है आपको, इसमें रिसीट पेमेंट में कोई करंट एसेट, अरे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, एक करंट एसेट ये रहा। अब एडजस्टमेंट में जाके देखते हैं कोई करंट एसेट बताओ। पेंडिंग इन्वेंट्री, गुड, और अनएक्सपायर्ड रेंट और एक कैश, कितने हो गई, 4 हो गए। इस तरीके से तलाश कर लें। अब आप इधर लिख दें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मिस्टर असलम वी आर राइटिंग करंट एसेट्स। जी बेटा, कैश, कैश कितना निकाला था हमने, W1। ये तो आपको याद नहीं होगा तो हम इसमें W1 भी नहीं लिखा था हमने, तो हम W1 भी लिख लेते हैं, 1,08,000। क्लोज, क्लोज क्यों करना चाह रही हैं आप, क्लोजिंग एंट्री बनाना चाह रही हैं। क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती प्योर सिंगल एंट्री में, पहली बात तो ये। और सिंगल एंट्री वाला एंट्रीज बनाता ही नहीं है, वो तो बस कैश बुक बनाता है मिक्स सिंगल एंट्री वाला, बाकी चीजें नहीं बनाता। साल के एंड में एडजस्टमेंट बनाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बस छोड़ देता है। तो अगले साल भी क्या करेगा, जो बच गए एसेट लायबिलिटी वो लेके चले जाएगा और साल के दौरान सिर्फ कैश बुक बनाएगा। तो पूरा अकाउंटिंग साइकिल थोड़ी फॉलो करते हैं ये लोग। ये तो उसने बुलाया है किसी अकाउंटेंट को और उसने उसकी अपनी कैश बुक अकाउंटेंट को दी, और इसके अलावा जो डाटा था एडजस्टमेंट का वो अकाउंटेंट ने फाइंड आउट किया और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रहा है। बाकी कोई काम नहीं होता। क्लोजिंग कब बनती है, जब आपके पास लेजर मौजूद हो। इनके पास लेजर होता ही नहीं, मिक्सिंग एंट्री वाले के पास भी नहीं होता, प्योर सिंगल एंट्री वाले के पास भी अकाउंट लेजर नहीं होते, ट्रायल बैलेंस नहीं होता इनके पास। इसके पास सिर्फ कैश बुक होती है, बस ओनली कैश बुक रजिस्टर होता है इसके पास। बाकी डाटा और एडजस्टमेंट कहाँ से आया, ये साल के एंड में निकाला और साल के शुरू के डाटा की लिस्ट वो बना के रख लेता। तो इसके बाद अकाउंट थोड़ी है। कैश कितना था, 1,08,000। और कौन कौन से एसेट फाइंड आउट किए थे आपने, यहां आपने देखा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब ही आपकी अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग को खंगाल के रख देता है। इफ यू नो अकाउंटिंग, आप इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खराब है या फिर एडजस्टमेंट खराब है या आप अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कम इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इसकी नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो इससे चेक हो जाता है। अगर मैं किसी का अकाउंटिंग चेक करना चाहता हूँ ना, मैं उसे FFA की उसे 2 किस्म के न्यूमेरिकल्स दूंगा, बैड डेट्स का और सिंगल एंट्री का। पता चल जाएगा उसको कितनी अकाउंटिंग आती है। सिंगल एंट्री में मैं हर चीज चेक कर सकता हूँ अकाउंटिंग की, उसकी हर चीज। प्रीपेड यहीं पे बैड डेट्स भी चेक कर लूंगा मैं उसको। बैड डेट्स के लिए अलग से बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक हो जाएगा, मेथड वेथड डाल के इसी न्यूमेरिकल में सब हो जाएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितनी थी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, 29। अब एडजस्टमेंट में क्या हुआ, यह आपको जाके एडजस्टमेंट में देखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को क्या हुआ, क्रेडिट हुई है 24,000 से।
24,000 से। अच्छा, रास्ते में तो आप ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं जाती ना? नहीं मतलब अगर आप रास्ते में भी ऐसे मुस्कुराते हुए जाएंगे ना तो मसला होगा। इस वजह से थोड़ा मुस्कुराने को कंट्रोल करें। कितना आएगा बेटा? ये माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 5,000। हम रास्ते में जा रहे हैं, अब हमने देखा एक बंदा जा रहा है रास्ते में ऐसे करते हुए ऐसे हाथ पाँव हिला रहा है। वो बंदा सही था, बस वो कुछ ऐसी हरकतें उसने की तो सब लोग समझे यार पागल पागल तो नहीं हो गई। आप रास्ते से जा रहे हैं मुस्कुराते हुए इसमें बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बॉयज के लिए मसला ये हो सकता है पीछे तो कोई पत्थर मारेगा भाई कोई, गर्ल्स के लिए दूसरे मसाइल हो सकते हैं। इस वजह से एहतियात जरूरी है। हर वक्त मुस्कुराना इंसान के लिए बड़ा मसला होता है। ये थोड़ा मैंने रिफ्रेश करने के लिए बोला था। खुश रहो, नहीं खुश होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मुस्कुराते ही रहें। बहरहाल इट्स गुड, इट्स गुड। पढ़ना भी तो पड़ता है। अकेडमी में एक हमारे पास स्टूडेंट आता था, उसको मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो, मेहनत कर लो, जल्दी आया करो, ये वो। तो एक दिन उसे गुस्सा आ गया, बोला सर मैं क्यों पढ़ूं? फिर अबू ने जबरदस्ती मुझे जो है ना वो पढ़ाने के लिए लगाया हुआ है। उनके 10 घर हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस में बैठ जाऊंगा, बिजनेस चला लूंगा, इतना पैसा है, उसका क्या करेंगे? मुझे पढ़ाने के लिए लगाया हुआ है। तो वहाँ पे उर्दू के टीचर बैठे हुए थे, उसको लेके बैठ गए। उन्होंने उनको समझा दिया कि बेटा तुम्हें क्यों पढ़ना है। तो उसके बाद से वो सीधा हो गया और पढ़ता था वो और दूसरे काम भी करता था। मतलब दौलत आपके पास अगर मौजूद है तो आप ये नहीं समझें कि भाई आपको पढ़ना नहीं चाहिए। शऊर ही नहीं होगा आपके पास, लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, आपके समझ में नहीं आ रही होंगी क्या हो रहा है। इसी वजह से पढ़ा जाता है, दौलत के लिए या फिर कमाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं सिर्फ। यही तो बात समझाई थी उन्होंने उसको, और उसकी समझ में आ गया था कि दौलत तो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैंने यही रखा तो आगे जाके बहुत सारी चीजें जो दूसरे समझ पा रहे होंगे मुझे समझ में नहीं आएंगी, और फिर मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाद में। तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा तो मेरी नॉलेज होगी, जिससे मैं चीजों को समझ सकूंगा। शऊर के लिए पढ़ता है इंसान, सिर्फ कमाने के लिए नहीं पढ़ता। ये था मामला। तो आप में से अगर कोई ऐसा है जो लैंडलॉर्ड है तो उसे चाहिए कि वो पढ़ ले। अच्छा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के अलावा कोई और करेंट एसिड यहाँ पे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। रिसीट पेमेंट में कोई और करेंट एसिड है? देखिए, रिसीट एंड पेमेंट में कोई करेंट एसिड है? नहीं है। अब जाके हम देखेंगे और यहां पर हम एक इधर एंडिंग एसिड देखेंगे। एक है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री और एक अनएक्सपायर्ड रेंट। अब आपको मालूम है कि जो ऑर्डर है उसके मुताबिक पहले क्या आना चाहिए? एंडिंग इन्वेंट्री आना चाहिए। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे? एंडिंग इन्वेंट्री। कितनी थी एंडिंग इन्वेंट्री? एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 50,000। ऑर्डर के मुताबिक पहले ये आती है ना, इस वजह से लिखा है। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट हमने और देखा, अनएक्सपायर्ड रेंट। कितना था अनएक्सपायर्ड रेंट? 3,000। बस इसको सम कर लेंगे तो हमारा टोटल करेंट एसिड आ जाएगा। दिस इज टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसिड है ना? बस बस, नॉन करंट एसिड। बेटा आप लोग बातें नहीं करें प्लीज। बताएं नॉन करंट एसिड में क्या क्या है? यहां देखें, हर चीज पहले रिसीट और पेमेंट में तो उठाई जाएगी मरियम। कौन सा हमारे पास यहां फिक्स एसिड है? परचेजिस या ड्राइंग? इक्विपमेंट है 40,000। इसमें से इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर लेंगे 4,000। और इसके अलावा कोई करंट फिक्स एसिड हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम लिख लेंगे इक्विपमेंट। कितना इक्विपमेंट था? 40,000। और इसमें से लेस कर लेंगे इसका अलाउंस। मैंने एक्यूमुलेटेड लिखा है वहां पर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना? मतलब माइनस करेंगे। इसको करने के बाद आपके पास टोटल नॉन करंट एसिड। जी, और क्या है? 2 मिनट। यहां तक का काम हो गया। अब क्या बनाना है हमें? इक्विटीज। इक्विटी में पहले क्या आती है? लायबिलिटीज।
लाइबिलिटी से बताएं बेटा क्या क्या है। यहां पे कोई लाइबिलिटी नजर आ रही है आपको? रिसीट एंड पेमेंट में कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब हम लाइबिलिटी एडजस्टमेंट से तलाश करेंगे। तो एडजस्टमेंट में जाके एक दफा में लाइबिलिटी देख लो। एक लाइबिलिटी आपके पास क्या नजर आ रही है? टैक्स पेबल और एक सैलरी पेबल। कितना कितना है? 6,000 15,000। आप इन दोनों को ले जाके यहाँ लेस कर लेंगे। जी बोलिए। टैक्सेस पेबल और सैलरीज पेबल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों इस वजह से कहते हैं हम, क्योंकि इसके पीछे लेजर नहीं होता। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस इसके पीछे नहीं है, तो इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया और ये नाम इस वजह से रखा है। अगर ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दें, फिर ये बैलेंस शीट बोलना शुरू कर देंगे। ये क्या आ गया हमारी? टोटल लाइबिलिटीज। और कोई लाइबिलिटी तो नहीं थी, यही लाइबिलिटी थी बस। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे किसकी? ऑनर्स इक्विटी। चलें, ऑनर्स इक्विटी बताएं। ऑनर्स इक्विटी में क्या आता है बेटा? कैपिटल बिगिनिंग। कितना कैपिटल बिगिनिंग है? देखें जरा, 4 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख। 1 लाख बिगिनिंग कैपिटल, एडिशन में 50,000 है। तो आप क्या करेंगे? बिगिनिंग कैपिटल लिखेंगे 1 लाख। इसमें ऐड 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी? एडिशनल इन्वेस्टमेंट और नेट इनकम। दो मिनट। अच्छा बताइए, कितना कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 50,000। और इनकम कितनी आई थी हमारी? बताइए इनकम कितनी आई थी? नेट इनकम, इनकम स्टेटमेंट से देख लें आप। नेट इनकम हमारी आई थी 31,000। अब 31,000 ले जाके ऐड कर दें। अब ट्विस्ट आने वाला है बेटा, जरा तैयार होके बैठे आप। 31,000 ऐड कर लो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? सब टोटल। अब इसमें से लेस कर लेंगे हम क्या? ड्राइंग। जी बताइए ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है ही नहीं। ड्राइंग नहीं है तो फिर ड्राइंग नहीं आएगी ना, खत्म करें इसको। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? टोटल ऑनर्स इक्विटी। अब सम कर लें इसको। कोई टाइटल रहा तो नहीं ना हमसे? कितना टोटल ऑनर इक्विटी है? 1,81,000। ये 1,81,000 यहाँ आ गया। सम कर लें दोनों साइड्स। इक्विटी साइड में, एसेट साइड में 36,000 प्लस 1,66,000, ये आ गया 2,02,000। दिस इज टोटल एसेट्स। और यहां पर 2,02,000। दिस इज टोटल इक्विटीज। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा इस सवाल में? इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो एंडिंग कैश हमें निकालना पड़ेगा। हमने निकाला क्योंकि निकला हुआ नहीं था। बिगिनिंग कैपिटल हमें चाहिए था, वो दिया हुआ था। टोटल सेल्स, टोटल परचेज हम निकाल नहीं सकते, जो दिया हुआ है वही टोटल परचेज, टोटल सेल्स है। और अदर एक्सपेंस, अदर रेवेन्यू हमें निकालनी नहीं थी। अभी जैसा ही एक न्यूमेरिकल शायद यहाँ मौजूद होगा, नहीं है। अब इस न्यूमेरिकल को मैनेज करना है। अब देखिए इसमें बिगिनिंग एंडिंग एसेट्स भी दिए हुए। इससे फायदा क्या होगा? बिगिनिंग एसेट्स की वजह से एंडिंग कैश की कंप्यूटेशन नहीं बनानी पड़ेगी।
और एंडिंग एसिड में कम तलाश करना पड़ेगा। ये दिए हुए ना एंडिंग एसिड्स, इनमें से उठाएं आप। जबकि अगर पीछे क्वेश्चन में जाए तो कोई लिस्ट बना के नहीं दी हुई थी, तो मैं हर चीज करंट एसिड, फिक्स एसिड यहाँ वहाँ आगे पीछे देखने पड़ रहे थे। नाचो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ और मुजरा उजरा दिखा दो, अजीब किस्म के बंदे हो। तो हमारे पास एंडिंग एसिड लायबिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना आसान हो जाएगा। अब लेकिन इसमें आप देखिए गौर से, एक कंपटीशन नहीं बनाना पड़ेगा आपको एंडिंग कैश का। देखिए मैंने क्या क्या बताया था, आप इस वाले न्यूमेरिकल में ही मैंने लिख के यहाँ दिया हुआ है आपको, शायद नहीं, नान वाले क्या वो तैयार हो गया? ओके बेटा बताइए, एंडिंग कैश सबसे पहले निकालना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर एंडिंग कैश हमारे पास मौजूद है 13,000। सो यू डू नॉट हैव टू कंप्यूट, पूरा तो नहीं माना ना आपने, सॉरी। इसके अलावा बिगनिंग कैपिटल नहीं करवाऊंगी काम आज। बिगनिंग कैपिटल हमारे पास यहां निकाल के दे दिया, ऐसे देखिए 55,500 रुपए। ये बिगनिंग कैपिटल हमें क्यों निकालना होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। एंडिंग कैश भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। और हमें क्या निकालना होता है? क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेजेस। अब आप मुझे बताएं, यहां पर इन्होंने यहां दिया हुआ है कि वो कैश बुक मेंटेन करता है। कैश बुक मेंटेन, अगर ये पूरा मैं यहां से गायब कर दूं तो फिर ये भी सिंगल एंट्री है भाई, ये मिक्स सिंगल एंट्री है। अगर मैं रिसीट पेमेंट गायब कर दूं यहां से तो क्या होगा? ये प्योर सिंगल एंट्री हो जाएगी। फिर उसमें काम का तरीका अलग है, लेकिन यहां इन्होंने रिसीट पेमेंट दी हुई है। रिसीट में क्या बता रहे हैं, देखें 30,500 कस्टमर से कलेक्ट हुए हैं। कौन से कस्टमर से? जिसको उधार पे बेचा होगा। कैश सेल देखिए 25, इसका मतलब है जिनको कैश पे गुड्स बेची उससे 25,000 कलेक्ट हुए। अब जब रिसीवेबल यहां ऊपर मौजूद नजर आ रहा है आपको, बिगिनिंग 25,000, एंडिंग 22,000, इसका मतलब है क्रेडिट पे आप सेल करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल फाइंड आउट करेंगे हम, और उस क्रेडिट सेल में इस कैश सेल्स को ऐड करके टोटल सेल निकालेंगे, उसे लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा आप देखिए पेमेंट में देखिए 10,000 रुपए हमने पे किए मर्चेंडाइज कैश पे खरीदने की वजह से, ये हो गई कैश परचेजेस। इसके अलावा सप्लायर को पैसे दिए 22,000, कौन सा सप्लायर? जिससे उधार पे खरीदा है। और ऊपर देखिए अकाउंट टेबल नजर आ रहा है आपको, 11,000 बिगिनिंग, 15,000 एंडिंग। इसका मतलब है जब अकाउंट टेबल है तो हमने उधार पे बेचा होगा, तो हम क्रेडिट परचेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस को सम करके हम टोटल परचेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्यों पेमेंट किया आपने, क्या रीजन से? सैलरी एक्सपेंस की 2500 पेमेंट हुई, रेंट एक्सपेंस की 3500, एडवर्टाइज एक्सपेंस की 1500, इंश्योरेंस एक्सपेंस की 2,000 और फास्ट ड्राइंग की 1,000। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है बेटा, आप इसको गौर से सुनिएगा। ये देखिए, ये आपका अकाउंट पेबल का वो लेजर है जो हमने कंट्रोल अकाउंट में सीखा था। इसमें क्या करते थे हम बोलते थे भाई अकाउंट टेबल है ना ये, कि ये चीज अगर अननोन है, क्रेडिट परचेजेस और बिगिनिंग एंडिंग बैलेंसेस सारे दिए हुए हैं, तो अकाउंट पेबल का बिगिनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है बीएफ, और एंडिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लाइन के नीचे और डेबिट में लाइन के ऊपर। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज अकाउंट्स पेबल से रेलेवेंट हैं वो सारी आप पोस्ट कर दें, और फिर डेबिट साइड को पहले ऐड करें, टोटल निकालें, इसी टोटल को यहां कॉपी करें और इसमें से बकिया लेस करके क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट करना। ये मैंने कंट्रोल अकाउंट में आपको करवाया था। अब यहां पर वो यूज होगा, वो आपको रिसीवेबल, पेबल, एंडिंग, बिगिनिंग दे देगा और बकिया ट्रांजेक्शंस दे देगा। आपको पोस्ट करके अपना क्रेडिट परचेजेस इस अकाउंट की मदद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसको देख लीजिएगा आप, और क्रेडिट सेल्स इस अकाउंट की मदद से निकलेगी। ये तो आपको मैंने करवाए हुए हैं ना, मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूं। एक्रूड इनकम किसे कहते हैं? कमीशन रिसीवेबल और रेंट रिसीवेबल, इस तरीके से टाइटल होता है ना। अब अगर आपको रिसीवेबल के दूसरे अकाउंट्स दिए जाएं, फॉर एग्जांपल आपको कमीशन रिसीवेबल दिया हुआ, बिगिनिंग एंडिंग, बिगिनिंग साल के शुरू में पिछले साल का कमीशन रिसीव करना था 10,000, गौर से सुनो, लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। 10,000 रिसीव करना था आपने, और साल के एंड में हमें रिसीव करना है 25,000। ये 25,000 एंडिंग रिसीवेबल,
10,000 बिगनिंग रिसीवेबल। अब क्या हमारे पास ये बात मौजूद होगी कि हमने कितना कमीशन कलेक्ट कर लिया है? क्या हमारे पास लिखा हुआ होगा कि हमने कितना कमीशन कलेक्ट कर लिया है? कहां लिखा होगा? कैश बुक में लिखा हुआ होगा। कैश बुक में कैश कलेक्शन देगा कि कमीशन की कलेक्शन कितनी हुई है। अब देखें क्या होगा, कमीशन रिसीवेबल का बिगिनिंग बैलेंस यहां आता है ना, रिसीवेबल एसिड अकाउंट है ना बेटा, इसका 10,000 रुपये मैंने यहां लिख दिया बैलेंस। एंडिंग बैलेंस यहां आएगा, यहां पर भी आएगा एंडिंग बैलेंस और यहां भी आएगा। कितना यहां एंडिंग बैलेंस कितना मैं लिखूं? 25। यहां भी एंडिंग बैलेंस लिख देता हूं 25। ऐसे आता है ना रिसीवेबल क्या अकाउंट, एंडिंग बैलेंस लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, ये बिगिनिंग बैलेंस। ये अकाउंट अभी पार्शियल बना है। अब मेरी कलेक्शन हुई है रिसीवेबल की 70,000, तो एंट्री क्या बनती है उसकी? कैश डेबिट कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट। कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट हुआ होगा ना कितने से? 70,000। सामने क्या आएगा? कैश। अब आप आराम से कमीशन इनकम का अमाउंट निकाल सकते हैं। ऐसे आप बोलेंगे 70 कलेक्ट हो गया, 25 कलेक्ट होना रह गया। यही बात है ना, इस साल 70 कलेक्ट हुआ, 70 कलेक्ट होने के बावजूद 25 बाकी है, तो इसका मतलब है टोटल हमें कितने कलेक्ट करने थे? 70 प्लस 25 95। 95 में से पुराने कितने कलेक्ट करने थे? 10। तो इस साल कितने की सर्विस दी है हमने? 85,000 की। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। दिस इज कमीशन इनकम। देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, सीधा सीधा बताता हूं। साल के शुरू में कितना रिसीव करना था? 10,000। साल के दौरान आपने 85,000 की सर्विस अंजाम दे दी उधार पे, तो आपका रिसीवेबल कितना हो गया? 95। उस 95 में से अभी 25 कलेक्ट होना बाकी है, कलेक्ट कितना हो गया? 70। अब वो आपको कलेक्शन दे देगा ना, वो आपको इनकम नहीं देगा। अगर आपको इनकम दी है फिर तो आप सीधे सीधे चल रहे, कोई मसला ही नहीं है। 10,000 का रिसीवेबल था, 85 की उधार पे सर्विस दी, तो कमीशन रिसीवेबल हो गया हमारा टोटल 95। 95 में से अभी 25 कलेक्ट नहीं हुआ तो 70 कलेक्ट हो गया। वो आपको कलेक्शन दे देगा, वो आपको इनकम नहीं देगा। आपको क्या करना है? बिगिनिंग एंडिंग बैलेंसेस लिखकर कलेक्शन को क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट साइड को सम करके टोटल निकालना है, टोटल को यहां लिखो और इसमें से बिगिनिंग बैलेंस लेस कर दो। इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, 25 रह गए, 70 कलेक्ट हो गए, तो टोटल कितने कलेक्ट करने थे? 95। इस 95 में से 10,000 तो पुराने कलेक्ट करने थे। इसका मतलब है इस साल हमने कितने का सर्विस अंजाम दिया? 85 का, जब भी तो 95 हो गया वो। इसको मैं कंप्यूटेशन फॉर्म में भी बना सकता हूं। देखिए कंप्यूटेशन किस चीज का बना रहा हूं मैं? कंप्यूटेशन फॉर्म, ये एडिशनल कंप्यूटेशन आ गया अब आपके। मैंने आपको सेल्स, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस का कंप्यूटेशन नहीं पढ़ाया अभी, दिखा दिया बस के तुम लोगों को रिवाइज कर लेना है। दूसरी रेवेन्यूज का बता रहा हूं मैं, कमीशन, कंप्यूटेशन फॉर कमीशन इनकम। इनकम निकालनी है आपको, क्यों? क्योंकि इनकम अननोन होगी, वो आपको कलेक्शन देगा। हाउ विल यू फाइंड आउट? देखिए आप ऐसे बोलेंगे, मैं एक बनवा दूंगा, दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, देख लेना आप लोग। हाँ चला गया, ये रहा जी बेटा। तो हम क्या लिख रहे हैं? हम उल्टा लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कमीशन रिसीवेबल, ऊपर वाले डाटा से उठा रहा हूं मैं, एंडिंग कितना है? 25,000। साल के एंड में 25,000 कलेक्ट करने, ऐड करेंगे इसमें क्या? कमीशन कलेक्टेड, कितना कलेक्ट हो गया? कितना कलेक्ट हो गया? 70। ये तो दोनों चीजें देगा आपको। इसका मतलब है टोटल हमें कितना कलेक्ट करना था, इन दोनों को ऐड करके मालूम चल रहा है। टोटल हमें 95 कलेक्ट करने थे, दिस इज सब टोटल। इसमें से बिगिनिंग लेस कर लेंगे कमीशन का, कमीशन रिसीवेबल बिगिनिंग, क्योंकि पिछले साल का अमाउंट है। तो पिछले साल का अमाउंट ने, पिछले साल का अमाउंट तो पिछले साल की इनकम होगा ना। अगर पिछले साल का रिसीवेबल नहीं होता तो हम बोलते हैं 25 कलेक्ट कर लिया, 25 कलेक्ट नहीं किया, 70 कलेक्ट कर लिया, और पिछले साल तो कुछ भी नहीं था, तो इसका पहले पूरे 95 इस दफा कमाए, तो पूरे 95 इसी दफा की इनकम हो जाती, बिगिनिंग जीरो हो जाता ना फिर। तो अभी आप क्या करेंगे? 10 लेस करेंगे। 10 लेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा कमीशन इनकम। देखिए अकाउंट में भी यही आ रहा था 85। आप अकाउंट से करें या कंप्यूटेशन से करें, आपकी मर्जी है। ये क्या कहलाएगा?
कमीशन इनकम। अब मुझे बताएं, अगर कमीशन इनकम नहीं होता बल्कि रेंट इनकम होता तो क्या करते आप? रेंट इनकम में भी यही करेगा वो, रेंट रिसीवेबल बिगिनिंग, रेंट रिसीवेबल एंडिंग और रेंट कलेक्टेड दे देगा। आपको रेंट इनकम निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सिमिलर काम हो, वो आपको दे दे सर्विस इनकम का काम, वो भी ऐसे ही होगा। वो सर्विस रिसीवेबल का अकाउंट देगा, बिगिनिंग, सर्विस रिसीवेबल एंडिंग और सर्विस कलेक्टेड दे देगा। यही काम करना है आपको। अब आ जाए पेबिल में। ये पेबिल है, क्या टाइम हो रहा है? चलिए, ये मैं कंप्यूटेशंस कल क्लास के शुरू में करवाऊंगा एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशंस। अगर ये अब नहीं आते हो तो आप फिर मिक्सिंग एंट्री को मैनेज नहीं कर सकते। मैंने जो आपको शुरू में क्वेश्चंस करवाए ना अभी, ये मिक्सिंग एंट्री में लाने के लिए करवाए। अब जो सवाल होंगे सारे इनमें डाटा अननोन है एंड यू हैव टू कंप्यूट सो मेनी थिंग्स। कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे।